तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग को जो इंडिया से श्रीलंका की सीरीज हुई है उसमें पूरी टीम का परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालना है। Right. हर प्लेयर ने कैसे परफॉर्म करा उसको एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते, एज यू ऑलवेज से। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि हमने टैक्टिकली गौतम गंभीर की ये पहली सीरीज थी, टैक्टिकली हमने जीजी एरा में क्या क्या लेसन्स निकाले हैं। राइट, आई थिंक 7 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2 साल में, उसमें ये सब चीजें का क्या इंटीग्रेशन होगा, क्या इफेक्ट होगा, इसका आउटकम होगा, वो हमें थोड़ा पता लगना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। एंड फुटबॉल में हमें कुछ ट्रांसफर डिस्कस करने, वो क्या राइट। मैनचेस्टर में भाई साहब यूनाइटेड और सिटी दोनों में थोड़े थोड़े धक्के लगे हैं। एंड पर सबसे बड़ा धक्का ऑब्वियसली लगा है बार्सिलोना को। एंड उसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम पे कंटेंशन में है बारसा में छोड़ने के लिए, या फिर जो सोचते थे ज्वाइन करने के पर वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट। तो भाई देखो, सबसे पहले वील स्टार्ट विद द पॉसिबली माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट कि क्या टैक्टिकल लेसन्स थे। अब ये 7 जो पॉइंट्स है ना, बेसिकली ये 7 ऑब्जर्वेशंस है और 7 क्वेश्चंस है रादर, ओके, जो कि तुम भी आंसर करना एंड जो लोग सुन रहे हैं आप लोग भी कमेंट्स में जरूर आंसर करना कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस वन एंड द वन दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर, इसकी टीम की जो पूरी आइडेंटिटी है। ये हम लोगों ने आईपीएल के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि केकेआर क्यों जीती इस साल आईपीएल। इंडिया के लिए हमने वर्ल्ड कप में डिस्कस किया था कि इंडिया क्यों जीती इस साल T20 वर्ल्ड कप। और अभी सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर दोनों के जो थोड़े थोड़े स्निपेट्स आए इंटरव्यूज के, ऐसे अभी शुरू होने से पहले मैं जस्ट अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, वो इंस्टाग्राम पे उसकी इंडियन क्रिकेट टीम ने गौतम गंभीर की पूरी क्लिप डाली है जीतने के बाद पवेलियन में क्या बोला है। इट वॉज वेरी क्लियर कि वो आइडेंटिटी वही है भाई, हम लोग को एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलना है, ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलना है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एप्ट रिसोर्सेज होने चाहिए टीम में, विच इज की कम से कम नंबर 8 तक बैटिंग हो और हर कोई बॉलिंग करने के लिए तैयार रहे। दैट वाज द बिगेस्ट फीचर। वो तो दिख गया, बहुत मजा आया देख के। तो जैसे आजकल मीम्स ही बन रहे हैं 11 बैटर्स 11 बॉलर्स 1 टीम। तो वो I am very happy कि we are finally moving towards that progression कि even guys like सूर्य कुमार यादव and रिंकू सिंह have to be prepared कि आपको कभी बॉलिंग करने को मिल सकती है। इनफैक्ट स्काई ने 30-20 जीतने के बाद बोला ये पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि मैंने तो ये बोल रखा है सबको कि शायद आपको नेट्स में उतना बॉलिंग करने को ना मिल रहा हो, लेकिन जब भी टाइम मिल रहा है बॉल उठा के खाली मत खड़े रहना एंड बी प्रिपेयर्ड, कभी भी आपको बॉलिंग असली मैच में मिल सकती है। तो इट इज नाइस टू सी कि प्रोग्रेशन हो रहा है। एंड ये क्या इसके, और ये भी ना सिर्फ गौतम गंभीर के अंडर ही, उसमें बहुत क्लियरली इट इज गौतम गंभीर रिटन ऑल ओवर इट एंड ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव। एंड ये क्यों है अभी मैं आगे बात भी करूंगा, बट द फर्स्ट पॉइंट विच इज की एक्सप्लोसिविटी इज अ मस्ट रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सेकेंड T20 जब खत्म हुआ था 8 ओवर में कुछ 70-80 रन चाहिए थे, आराम से खेल सकते थे। आजकल के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे याद है बारिश खत्म हुई थी, उसके बाद जायसवाल ने पहली बॉल पे आके स्लॉक करा था एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि ये सब लोग यही बोल रहे थे कि रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन हमें एक सर्टन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना ही खेलना है। उसके बाद अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टर्न हो जाती है, पिच जो एकदम से बदल जाती है, तो हम उसके साथ अडेप्ट कर सकते हैं, बट इनिशियल इंटेंट गोइंग इनटू एवरी गेम विल बी टू गो विद दैट ऑल आउट इंटेंट। आई थिंक हम लोग कितने टाइम से बात करते आ रहे थे कि ये सीरीज को BCCI को, इंडियन क्रिकेट को, ऑल द प्लेयर्स इंक्लूडिंग इन सबको ट्रीट ऐसे ही करना चाहिए कि वी हैव टू basically imbibe this mindset in ourselves and use this series as practice series, basic practice sessions basically. Sari bilateral series building up to an ICC tournament, right, should be treated as training grounds. And I think so कि right now it seems like कि this is happening. अभी मैं आना चाहता हूँ उसके बाद में, बट तुम कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि रिंकू और स्काई लास्ट 2 ओवर डाल नहीं कर सकते, राइट? हाँ, राइट, डेफिनेटली। तो दिखता है क्लियरली उससे ही। एंड जो हमारे ओपनर्स की स्टार्ट रही है, हम लोग बात कर देंगे शुभमन गिल के ऊपर भी, जो कई सारे ऋतुराज एंड संजू सैमसन की बातें करनी है। काफी सारी हमें गालियां पड़ रही थी संजू सैमसन को लेके। फर्स्टली इट फील्स गुड टू बी प्रूवन राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट यू आल्सो हैव टू फील फॉर द अदर गाइज। द सेकंड पॉइंट गोइंग इनटू दिस वन इज कि हम लोगों ने इस सीरीज में नोटिस करा है कैसे दीज गाइज हैव बीन गोइंग इन विद 6 बॉलर्स। वर्ल्ड कप के टाइम में हमें 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे, तो देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन दैट। इन सेइंग दैट वो ड्रॉप आया है, बट देन नॉन बॉलर्स लाइक रिंकू सिंह एंड स्काई आर आल्सो बीइंग मेड टू बोल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, कि आप 6 बॉलिंग ऑप्शंस ऐसे लेके जा रहे हो हु हैव द पोटेंशियल टू बोल ऑल 4 ओवर्स ऑफ देयर कोटा,
ठीक है. इवन रियान पराग को हम लोग को लग रहा था कि जब पहला T20 हुआ था, मुझे याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये कि उन्होंने सिर्फ 5 ही बॉलिंग ऑप्शंस लिए हैं. बट देन इट टर्न्ड आउट कि रियान पराग जैसा बंदा भी 4 ओवर फेंक रहा है. तो ही इज बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर एंड इट इज वेरी नाइस टू सी हिज डेवलपमेंट आल्सो. अभी इसको डिस्कस करते हैं. एंड सो इट सीम्स कि द टेम्पलेट इज गोइंग टू बी कि 6 ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो कि 4 ओवर तो पूरे फेंक सकते हैं अपने दिन के ऊपर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर और जरूरत पड़ गई तो फिर सबको रेडी रहना बॉलिंग करने के लिए. एंड इफ दैट इज द अप्रोच देन देयर इज नो इशू. हाँ राइट. क्योंकि मुझे लगता है पॉइंट यही है कि इवन जब इस मैच में इन लोगों ने डाल दिए ओवर, सूर्यकुमार यादव स्काई ने, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने, इनिशियली जब मैंने देखा तो मुझे लगा भाई क्या कर रहे हैं 19th ओवर रिंकू सिंह और फिर लास्ट ओवर सूर्यकुमार यादव खुद ही. बट समटाइम्स जब मैच ऐसे थोड़ा फंसा हुआ होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में विकेट्स लिए नहीं थे इतने, तो कई बार जब ऐसे लोग जिन लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करा होता कि ये लोग भी बॉलिंग करने आ सकते हैं, वो लोग डालते, तो समटाइम्स दे काइंड ऑफ ब्रिंग एन एक्स फैक्टर टू द गेम, जो जिसके चलते अल्टीमेटली हो सकता है विकेट्स भी आ जाए. क्रेडिट टू देम कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी भी है. राइट. The next point is going to be Suryakumar Yadav is going to be our next number 3 batter in T20s. Is that मतलब ये क्वेश्चन मार्क है बिकॉज पहले दोनों मैचेस उसने नंबर 3 में बैटिंग करी है. राइट. थर्ड मैच में आता था, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन ग्राउंड क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जीत चुके थे सीरीज. तो इसलिए वो नीचे बैटिंग करने आया, व्हिच इज व्हाई वी सॉ द लाइक्स ऑफ रिंकू सिंह बीइंग प्रमोटेड टू नंबर 4, जो कि यूजुअली होगा नहीं होगा. मोर ऑन रिंकू सिंह a few minutes later. But Sky as the number 3 बैटर, क्योंकि पंत को ट्राई करा गया था नंबर 3 पे वर्ल्ड कप में. नाउ ही वाज बैटिंग एट नंबर 4 और वे लो डाउन द ऑर्डर. इज दैट ऑल्सो अ न्यू टैक्टिकल चेंज? इट वुड बी कि भाई गंभीर ने कहा हमारा कप्तान स्काई है, अब तू बता तेरे लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी है जहाँ पे तेरा बेस्ट निकल के आता है. एंड स्काई ने बोला होगा नंबर 3 भाई, मेरी नंबर 3 है, नंबर 4 जो भी होगा. ऑफकोर्स वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो हर जगह पे रहेगी T20 में, बट एक जो रफ बॉल पार्क है, मतलब कुड वी सी गोइंग फॉरवर्ड कि ऋषभ पंत का वो जो नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट था दैट वाज जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप एंड अब से वो नीचे ही बैटिंग करा करेगा? आई थिंक होता भी है तो रिगार्डलेस इट शुड नॉट मेक दैट मच, लाइक इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर ऋषभ पंत और फॉर सूर्यकुमार यादव, ईदर वे. क्योंकि दोनों का एज यू सेड ना T20 में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है. ऋषभ पंत भी मतलब प्रैक्टिकली तो ही वॉज ओपनिंग इन द वर्ल्ड कप. विराट कोहली तो जल्दी आउट हो जा रहा था, तो हमने काइंड ऑफ उसको दोनों पोजिशन में खेलते हुए देख लिया. सो ईदर वे आई थिंक they both would be and they both should be comfortable in any position. हाँ, पंत उससे पहले वैसे भी कई बार नीचे बैटिंग कर चुका है, तो that's not something new for him. But it is also very interesting to see because मुंबई से कितनी सीजन्स में स्काई ने नंबर 3 पे बैटिंग कर रखी है. इस बार नहीं करी थी बट वैसे कर रखी है. एंड मुंबई इंडियंस से हमें पता हो किस लेवल का खेलता है. तो इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि अब विराट कोहली जा चुका है, तो दे आर काइंड ऑफ प्रमोटिंग स्काई एज नंबर 3 परहैप्स, which means now where do you play guys like अभिषेक शर्मा? मुझे वही लगता है बस, क्योंकि ओपनिंग में इट सीम्स लाइक कि गिल को तो इन लोगों ने वाइस कैप्टन बना दिया है. एंड टू गिल्स क्रेडिट ही हैज डन वेल. अगर परफॉर्मेंस कार्ड पाएंगे तो आई थिंक ही हैज अ ग्रेट सीरीज. हाँ, आई थिंक ये सीरीज अच्छी रही है उसकी. बट स्टिल मुझे बस ये देख के लगता है ना, जो हमने कुछ टाइम पहले बोला था फॉर ऋतुराज गायकवाड़ एंड शुभमन गिल कि किस में वो पोटेंसी ज्यादा है टू परफॉर्म इन T20s. सेम चीज अगर हम लोग गिल को और अभिषेक शर्मा को रखे तो किस में वो ज्यादा है? इस टाइम तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी करता है हैंड्स डाउन. तो मुझे बस वही लगता है कि जो हमने पहले भी डिस्कस करा था व्हेन वी रिलीज्ड अ वीडियो रिगार्डिंग कि इन लोगों को वाइस कैप्टन बना दिया और कैप्टन बना दिया, कि इस टाइम पे आपने काइंड ऑफ एक फिक्स कर दिया पोजीशन शुभमन गिल की कि वो वाइस कैप्टन है. जायसवाल तो बाहर होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, कि वो खेलेगा ही खेलेगा बिकॉज ही इज द वाइस कैप्टन. सो डज दिस मीन कि अब एकदम से ही अभिषेक शर्मा विल बी आउट ऑफ द पिक्चर? इट्स टू सून टू टेल अभी भी, क्योंकि एक ही सीरीज हुई है उसकी. इसमें कैच पता ये भी है, अभिषेक शर्मा में कितना 22-23 साल का है. अगर वो अगला वर्ल्ड कप नहीं भी खेलता तो भी 25 का ही तो होगा. हाँ राइट. तो मतलब ऐसा नहीं कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स से एकदम ही बाहर हो चुका है. वो वाली पॉइंट, जैसे शुभमन गिल अभी 25 का है, अभिषेक शर्मा अगले वर्ल्ड कप तक 25 का होगा. तो ही हैज 2-3 years मोर विद हिम. एंड उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये भी तो सकता है कि स्काई 26 के वर्ल्ड कप के बाद ना खेले, बिकॉज देन ही विल बी 37 इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. तो तब तक फिर वो अभिषेक शर्मा को इंटीग्रेट करना शुरू करे एट नंबर 3 या फिर एट द ओपनिंग स्लॉट. मे बी इमीडिएट प्लान्स का पार्ट वो ना हो. ऑल्दो मैं अभी भी कहूंगा कि 40 T20s हैं बिटवीन द T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2024 एंड 2026. उसमें से अभी 6-7 ही हुए हैं. बहुत अभी स्कोप है चेंजेस का, तो हमें अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए. अभी कोई जरूरी नहीं कि यही टीम होने वाली है, बट एक मतलब इनिशियल साइंस तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं. उस पर कोई दो राहें नहीं होने वाले हैं. द नेक्स्ट एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट परहैप्स ऑफ दिस सेगमेंट इज
ऋषभ पंत हैज बीन फेवर्ड ओवर संजू सैमसन हाँ एंड आई चूज द वर्ड फेवर्ड वेरी कॉन्शियसली बिकॉज जितने भी जस्टिस गैंग वाले हैं वो सब यही बात लेके रोते रहते हैं कि फेवरटिज्म होता है, फेवर करा जाता है ऋषभ पंत को. एंड आई ऑल्सो अग्री, फेवर तो करा जाता है ऋषभ पंत को क्लियरली, हमने पहले ही बोला हुआ ही है. एंड T20 में ऋषभ पंत की कोई परफॉर्मेंस खास रही भी नहीं होगा. बट द शेयर ऑडेसिटी टू डिसरिस्पेक्ट द गाय जो T20 वर्ल्ड कप में हमारा थर्ड हाईएस्ट स्कोरर था, एट द कॉस्ट ऑफ द गाय हु हैज जस्ट स्कोर्ड 2 ducks अगेंस्ट श्रीलंका. आई होप इसके बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आके गाली दे रहा हो हमें या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहा है संजू सैमसन को. बिकॉज वी हैव सीन दिस इन द पास्ट 5-6 months ऑल्सो. जब भी हमने संजू सैमसन को पॉजिटिवली भी क्रिटिसाइज करा है, उसके देयर आर सो मेनी डम फैंस दैट जस्ट मतलब एक वो ऐसा लगता है बॉट्स है क्या भाई इतने सारे एक साथ सेम ही वो स्टेटमेंट लेके कैसे आ रहे हैं. राइट. एंड अब तुम किस मुंह से डिफेंड कर सकते हो यार. आई थिंक पॉइंट ये कि जितने फैंस भी है, क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ फैन, तो आपको अपना जो भी आपका माइंडसेट है, वॉट एवर यू थिंक अबाउट एनी इंडिविजुअल, आपको उस एक लिमिट तक आपको सोचना चाहिए कि चलो संजू सैमसन ने गंदा परफॉर्म किया, यू कैन फील फॉर हिम भाई, क्योंकि एक बंदा उस लेवल तक पहुंचा है. हाँ. तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगी होगी. जो इश्यूज है वो प्लेयर से नहीं है, फैन बेस राइट. प्लेयर तो बहुत हम्बल है यार संजू सैमसन, इतना स्वीट नेचर्ड गाय है, कभी कुछ बकवास नहीं कर रहा होता, अपने गेम पे फोकस करता है. वो तो आइडियल टेम्पलेट है भाई किसी भी क्रिकेटर को एमुलेट करने के लिए जो बच्चा है. एंड दोनों के स्टैट्स देखेंगे मेरा तो इस टाइम पे भी पीपल माइट से कि संजू सैमसन के स्लाइटली बेटर है बिकॉज ऑफ द ह्यूज गैप इन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बिटवीन दोस टू पीपल, ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन. बट गिवन द ट्रैजेक्टरी ऑफ संजू सैमसन, वो अगर उतने मैचेस खेल लेगा देयर इज अ बिग लाइक्लीहुड कि उसके स्टैट्स और खराब होंगे. बट आई थिंक पॉइंट ये है कि when you have been given those opportunities, इस सीरीज में आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो 2 मैचेस खेलेगा बिकॉज गिल को नेक्स्ट स्पैज़म हो गया, इसलिए उसको सेकंड माना पड़ गया, फिर थर्ड में तो और पंत को बैठा के खिला दिया उसको. तो दिस डेफिनेटली मीन्स कि चांस तो उसे दिया गया पूरा जितना मिलना चाहिए था, बट ही अगेन फेल टू कैपिटलाइज ऑन दोज चांसेस. एंड अब ये मीम भी चला ना आजकल की जस्टिस तभी मांग सकते हो जब आपकी परफॉर्मेंस आएगी. तो दिस इज हाउ इट गोज इन इंडिया गिवन द कॉम्पिटिशन. कितने लोग हैं जो लास्ट हमने पॉडकास्ट में बोला था, आई थिंक मतलब 3-4 पॉडकास्ट पहले, कि संजू सैमसन के फैंस को तो खुश होना चाहिए कि उसको ईशान किशन के ऊपर चूज करा गया. बहुत बड़ी बात है ये इस टाइम पे, क्योंकि अगर ऐसी ही ट्रैजेक्टरी चलती रही तो मतलब देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इसको स्क्वाड में भी नहीं लेना चाहिए. राइट नाउ आई डोंट थिंक कि अभी इतना मेजर चेंज कर देंगे, नहीं अब स्क्वाड में नहीं लेंगे इसे. बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो देयर विल कम अ पॉइंट जहां पे पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग. मैं इसको बड़ा सिंपली समअप करता हूँ. अगर संजू सैमसन अगले सीरीज में स्क्वाड में होता है T20 सीरीज के, आई एक्चुअली अप्रिशिएट स्काई एंड गौतम गंभीर कि उन्होंने इतना बोल्ड मूव दिखाया कि एक बंदे के रन नहीं आए सीरीज में, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा करंट परफॉर्मेंस रिएक्शन को लेके उसको बाहर नहीं कर रहे. राइट. उससे बहुत फर्क पड़ता है. एंड इट शोज कि उनकी मेंटालिटी क्या है कि वो एक प्लेयर को चूज करके बैक करना चाहते हैं. बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा करते हैं तो. अगर संजू सैमसन अगली सीरीज में स्क्वाड में होता है, मैं फुल सपोर्ट में उसके. बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल ऑल ऑफ हिज फैंस, अगर वो अगली सीरीज के स्क्वाड में नहीं आता है ना, तो तुम उंगली नहीं उठा सकते कि गंभीर और स्काई ने क्यों नहीं सिलेक्ट करा. बात सिर्फ इतनी सी है. सिलेक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद भी चाहता हूँ हो. बट अगर नहीं होता ना, हम में से कोई भी सवाल नहीं उठा सकता क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ है. बात वही है कि सिर्फ वन साइडेड चीज़ें नहीं होती कि जब तक सेलेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें जब तुम्हारे लिए जब अच्छा हो रहा है तो तुम बोलते रहो, जहाँ पे एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई तो तुम गाली देना शुरू कर दो लोगों को सोशल मीडिया पे. दैट डज नॉट वर्क वेल. एंड कई लोग जो कहते हैं ना कि संजू सैमसन का वो PR के वैसे ही बहुत फर्क पड़ता है सिलेक्शन वैक्शन पे, ये सब तुम नेगेटिव PR ही कर रहे हो अपने फैन अपने आइडल की, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे. एंड संजू सैमसन राइट नाउ हैज मतलब देयर इज नथिंग दैट ही कैन शो ऑन पेपर टू डिमांड अ पोजीशन ओवर ऋषभ पंत. मैं स्क्वाड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम की बात कर रहा हूँ. अभी क्या अभी उसके पास ऐसी कोई क्रेडेंशियल्स हैं जिसके बेसिस पे वो बोले कि मुझे T20 में ऋषभ पंत के ऊपर स्टार्ट कराया जाए. The moment you start bringing Rishabh Pant's stats into the argument to make a case for Sanju Samson, तो तुम ऑलरेडी उस बंदे को पेडेस्टल पे रख के उससे कंपैरिजन कर रहे हो. समझो इस बात को, तुम्हें पावर डायनामिक्स तुमने कैसे सेट कर रखे हैं. अगर तुम्हें दूसरे बंदे को नीचे लाना पड़ रहा है टू मेक योर ओन केस, तो तुम ऑलरेडी एक नीच पोजिशन पे हो उससे.
तो दैट विल नेवर वर्क फॉर यू. Right. तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा कोई डिबेट का पॉइंट नहीं है. संजू सैमसन होपफुली गेट्स अनदर चांस, बिकॉज मैं हमेशा यही कहता हूँ हर प्ले के लिए, जो बंदा 0 पे आउट हो रहा है 2-3 बॉल खेल के, तुम क्या ही जज करोगे उसको. उसको इतना कुछ खेला ही नहीं कि उसको बोल सके कि ये गलती है वो गलती है. इट्स जस्ट अ बैड पैच परहैप्स. बट अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है, अभिषेक शर्मा ने 100 मारी थी तब वो सेलेक्ट नहीं हुआ, तो तुम रो नहीं सकते. सिंपल सी बात ये. नेक्स्ट पॉइंट इज ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या बीइंग प्रमोटेड अप द ऑर्डर ओवर गाइज लाइक रियान पराग एंड रिंकू सिंह. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सबसे पहली बात तो रियान पराग का फेवरेट स्पॉट है नंबर 4 का. वो ही इज बैटिंग एज लो एज नंबर 6 एंड नंबर 7. उसके लिए आप कह सकते हो कि पहली दूसरी सीरीज है, अभी उसको टीम में सेटल नहीं करा है, तो धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं. बट रिंकू जितना नीचे बैटिंग कर रहा था, इट काइंड ऑफ फील्स लाइक उसके जो केकेआर में रोल था अंडर गौतम गंभीर की नंबर 7, नंबर 6, नंबर 7 पे बैटिंग एकदम ही फिनिश करने आएगा, राइट. वैसे टाइप का ये रोल लग रहा है. एंड इट वाज क्लियरली नॉट द बेस्ट रोल फॉर हिम इन केकेआर, व्हिच इज व्हाई ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन. एंड आई थिंक ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीरीज हियर आल्सो. तो क्या ये गौतम गंभीर के अंडर एक स्पेसिफिक टैक्टिक होने वाला है कि रिंकू सिंह को एज अ हार्ड कोर फिनिशर लाइक धोनी, जो कि आफ्टर अ फ्यू इनिशियल ईयर्स इन हिज करियर, उसके बाद से वो नीचे ही बैटिंग कर रहा था पूरे टाइम, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर नंबर 7 पे भी आने लग गया था. इज रिंकू सिंह बीइंग मेड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर? क्योंकि ऊपर बैटिंग करने उसको भेजोगे तो किसको नीचे लाओगे? रियान पराग ऑलरेडी नीचे बैटिंग कर रहा है. हार्दिक पांड्या को तुम कितना ही नीचे पुश कर दोगे? ऋषभ पंत जो कि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, क्या तुम उसको सीधा नंबर 7 पे पुश कर दोगे? तो somebody विल बी सैक्रिफाइस्ड इन द सेंस उसको अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने को नहीं मिलेगा. एंड इट काइंड ऑफ सीम्स कि रिंकू सिंह को बंदा होने वाला. आई थिंक पॉइंट वही है कि एज यू सेड कि ऊपर इतने ज्यादा स्टैक्ड है पोजीशंस कि लोग ऑलरेडी काइंड ऑफ आउट ऑफ प्लेस खेल रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू द टीम. राइट. सो अब पॉइंट वही आता है कि कौन से जितने बैट्समैन अवेलेबल है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसकी सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है नीचे जाके फिनिश करने की. दैट इज प्रॉब्ली रिंकू सिंह. मतलब अभी भी इफ ही डिड नॉट हैव अ गुड सीरीज, ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन एट केकेआर लास्ट सीजन, तो भी पीपल एक्सपेक्ट कि he has the capability, he is reliable also in the sense that he can finish off those games. तो it is just about कि finding out किस बंदे में out of the given options capability है अपने आप को sacrifice करके नीचे भी उतना ही अच्छा perform करने की. That is probably रिंकू सिंह. So it's as simple as that. It's a positive compliment. मतलब right now it does not seem like positive for him क्योंकि उसको अपना गेम थोड़ा sacrifice करना पड़ेगा, but in the long run if it मतलब अगर वो चीज़ हमें फ्रूट लेके देती है, फ्रूट लाती है वो चीज़ को, तो इट्स फाइन. वन थिंग आई वुड शोरली से रिंकू सिंह ने जो बॉलिंग करी है, अगर वो वैसी बॉलिंग कर सकता है, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस इन द स्टार्टिंग 11. अगर वैसी बॉलिंग करके दे सकता है तो ये बहुत बड़ा बोनस होने वाला है, स्पेशली जब दुबे से इतनी बॉलिंग नहीं कराते. भाई तो दुबे उसके ऊपर भी आएंगे जब परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे. उसको बॉलिंग ही नहीं कराए भाई इस बार. द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी स्पिनर्स बीइंग प्रेफर्ड ओवर हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर. हमने जो दोनों मैचेस हार्दिक पांड्या ने खेले उसमें हमने देखा कैसे अक्षर पटेल और नवी बिश्नोई दोनों उससे पहले बॉलिंग करने के लिए आए थे. यूजुअली हार्दिक पांड्या सपोज टू बी द फर्स्ट चेंज. यहाँ पे वो सेकंड चेंज भी नहीं था, ही वाज द थर्ड चेंज इन द टीम. 5th बॉलर की तरह उसको यूज करा जा रहा था. एंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टैक्टिकली इसका रीजन क्या हो सकता है? परहैप्स की बॉल टर्न करी थी श्रीलंका में इतनी ज़्यादा, तो यू वॉन्ट टू हैव स्पिनर्स राइट अवे, टू द पॉइंट कि लास्ट मैच में आता था हम लोग स्काई एंड रिंकू से भी बॉलिंग करते हुए दिख रहे थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हियर कि क्या ये स्पेसिफिकली श्रीलंका के लिए था या फिर हम उसको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी होता हुआ देख सकते हैं, बिकॉज वो भी इंडिया में सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में होने वाला है. पहले बार तुम्हें क्या लगता है इस पर शेयर में? मतलब आई थिंक एक शायद ये भी हो सकता है बिकॉज लाइक हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्रेजाइल प्लेयर इन द सेंस, बट वही पॉइंट है कि शायद ओडीआई सीरीज में तो है नहीं. तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप उसको इस टाइम पे थोड़ा रिजर्व करके रखो. राइट. आई थिंक सो हो सकता है ऐसा, बट मतलब मुझे यही लगता है कि जिस टाइप का उसका कैंपेन रहा है अभी T20 वर्ल्ड कप में, एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि आप सारे स्पिनर्स को चूज करो उसके ऊपर बॉलिंग करने को. तो इट माइट बी जस्ट दैट कि कंडीशंस ऐसी थी जो फेवर कर रही थी. प्लस जितने भी लोग गौतम गंभीर को गालियां दे रहे थे ना कि स्काई को कैप्टन क्यों बनाया, हाँ भाई, जस्ट 1 सेकंड गोज ऑन टू शो. तुम्हें पता है आई थिंक दूसरा मैच था ये, हार्दिक पांड्या शायद 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहा था मुझे याद है, एंड पीछे बॉल एक मतलब कीपर से मिस होकर पीछे जाई थी चौके के लिए, 22 का चौका था शायद. हार्दिक पांड्या से बॉल मेरे ख्याल से 2 फीट दूर ही होगी मैक्स.
उस बंदे ने डाइव तक नहीं मारी, वो बंदा झुका तक भी नहीं बॉल लेने के लिए, एंड इट वाज प्रीटी क्लियर दैट ही इज कैरिंग सम बैक इश्यूज. ओके, लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके. इनफैक्ट अभी हम उसको नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू में कि द वे ही हैज बॉल्ड ऑल्सो थ्रू आउट दिस सीरीज, इट डिड नॉट इवन फील लाइक ही इज बॉलिंग एट 100% एफर्ट. एंड जब एक बंदा फील्ड में अपना 100% नहीं दे पा रहा मैच खेलते वक्त, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर 1 कि वो सारे मैचेस खेलेगा, नंबर 2 एट 100% एफर्ट, एंड नंबर 2 कि वो कैप्टन बनेगा. राइट. एंड नाउ इट फील्स लाइक इट वाज एब्सोल्युटली द परफेक्ट डिसीजन टू मेक स्काई द कैप्टन. जो बंदा भी फील्डिंग पे अपना 100% नहीं दे पा रहा, तो उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सारे मैचेस 100% एफर्ट के साथ खेल पाएगा. And this is not to downgrade Hardik Pandya or something. It is just that he is काइंड ऑफ अ फ्रेजाइल प्लेयर इन द सेंस कि उसे काफ़ी इंजरीज हो जाती है फ्रीक्वेंटली, एंड फॉर दैट रीजन ओनली, जो कि अजीत अगरकर ने लाइक लगातार 4-5 बार बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. दिस वाज समथिंग जो कि एकदम अलग हाईलाइट होकर निकली थी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही स्पोक दिस, एंड इट इज वैलिड. हाँ, वैलिड है. हार्दिक पांड्या जब बू हो रहा था मुंबई इंडियंस फैन से, तो हम सब सपोर्ट में थे. अब कुछ अगर कुछ उल्टा है तो वो भी कोई बायस नहीं हो सकते ना ऐसे. तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. राइट. तो सिंपल सी बात है ना, इट मेक्स नो डिफरेंस. एंड आई थिंक हार्दिक पांड्या इज आल्सो टेकिंग इट क्वाइट वेल. उसने देखा था मैंने उसकी वीडियो भी, ही वाज क्वाइट इन अ जोवियल मूड इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल. तो मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही वहाँ पे, अनलेस लोगों को जबरदस्ती में वो न्यूज़ बनानी है तो. एंड देन लास्टली द यूज ऑफ दीज पार्ट टाइम स्पिनर्स इनटू फुल टाइम बॉलर्स. ये दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टू गौतम गंभीर. एंड नाउ लेट्स कम टू इट. रियान पराग को जिस तरीके से इन लोगों ने प्रॉपर बॉलर बना दिया, एंड रियान पराग बोल्ड रियली वेल इन दिस सीरीज. भाई मुझे याद है, मैंने इस सीरीज के शुरू होने से पहले रियान पराग का हमने जब सोचे थे कि क्यों सेलेक्ट करा गया होगा इसको, तो वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि शायद एज एन ऑलराउंडर उसको ट्रीट करा जाए. एंड कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई अगर रियान पराग से बॉलिंग करा फिर तो किसी से बॉलिंग करा लो, ही इज नॉट अ गुड बॉलर. राइट. एंड नाउ यू हैव योर आंसर, हाउ वेल ही हैज बॉल्ड इन दिस सीरीज. जिस बार विकेट नहीं मिला उस बार इकोनॉमिकल रहा, कुछ ना कुछ तरीके से उसने कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करा. इनफैक्ट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर विद द बॉल एज कम्पेयर टू विद द बैट. आई थिंक इरफान पठान ने ये चीज़ बोली थी अभी सीरीज स्टार्ट होने से पहले, जब एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग कि क्यों रियान पराग को लिया गया. उसने यही चीज़ कही थी कि रियान पराग के पास हमेशा एक एडवांटेज होगा बिकॉज ही कैन बोल एज वेल. अगर उसकी बैटिंग नहीं भी अच्छी चल रही होगी तो भी शायद ही माइट गेट सेलेक्टेड इन द टीम जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन बोल एज वेल. पता है ये चीज़ मुझे याद है, काफ़ी लोगों ने तो क्रिकेट देखा नहीं होगा, जो अर्ली 2010s वाला फेस था ना, 2011-2000 मतलब वर्ल्ड कप जस्ट बाद वाला जब हम जीते थे, तब जडेजा के साथ ही बहुत होता था. ओके. जडेजा को सिलेक्ट करते थे टीम में, बहुत लोग क्वेश्चन करते थे क्यों सिलेक्ट करा गया उसको, बिकॉज तब उसके बैटिंग में भी वो एक्सप्लॉइट्स शुरू नहीं होते, एंड बॉलिंग में ही हैड शोन पोटेंशियल बट नॉट फुल्ली. एंड फील्डिंग में जो उसका वो लेजेंड बन गया है, वो तब तक लोगों को पता नहीं था इतना, तब तक डेटाबेस था ही लोगों के पास. एंड बहुत क्वेश्चन करते थे जडेजा को. इनफैक्ट आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू हेट जडेजा उस टाइम पे. अब भी कुछ ऑफ लेट करने लग गए बट फॉर डिफरेंट रीजंस. एंड देन इवेंचुअली ही बिकेम द लेजेंड दैट ही, लाइक सबको जो पता ही है. आई थिंक रियान पराग भी सेम ट्रैजेक्टरी पे भी जा रहा है, इन द सेंस कि वो जो रिलेशनशिप विद द क्राउड है उसको लेके. एंड रियान पराग को तो यूज जो करा सो करा, जस्ट द शेयर ओपननेस ऑफ माइंड एंड द फियरलेसनेस इन द अप्रोच to try out Rinku Singh in the 19th over and Surya Kumar Yadav in the 20th over. Right. Firstly, credit to Surya Kumar Yadav as a captain कि उसने ये decisions लिए on field, because गलत जाता तो सब लोग बोलते हैं ये क्या सोचे करा है, जब सिराज का एक ओवर पड़ा हुआ है. Right. And secondly, you cannot look me in the eye and tell me कि अगर राहुल द्रविड़ कोच होता तो ये सब हो रहा होता. It is very clear कि गौतम गंभीर के अंडर ये लिबरेशन है सबके पास, ये टैक्टिकल ओपननेस है सबके पास कि तुम्हें कुछ इंस्टिंक्ट पे लग रहा है ना कुछ अलग ट्राई करने का, तो कर लो. वो गौतम गंभीर का हमने पहले कितना ब्रेकडाउन करा हुआ है कि ही इज नॉट अ डेटा बैक्ड कोच, ही इज एन इंस्टिंक्ट बेस्ड कोच. एंड रिंकू सिंह को 19th ओवर में बॉलिंग कराने का क्या डेटा सेट है जिसके ऊपर तुम बैक कर रहे हो? आई थिंक स्पेशली द फैक्ट कि कितने क्या इस टाइम पे सिचुएशन क्या थी. मतलब हाथों में था श्रीलंका के गेम, 12 बॉल पे 9 रन कुछ चाहिए. हाँ, आराम से मतलब जीत सकते थे. उस टाइम पे इफ यू आर गिविंग योर बैट्समैन बॉलिंग करने के लिए, 2 विकेट ले लिए बंदे ने भाई, ले भी लिया विकेट, उसके सूर्य कुमार यादव ने भी विकेट ले लिया. तो क्लियरली इट इज दैट कि दे आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स. एंड वही बात है कि ऑफ कोर्स पिच टर्न कर रही है, आपको दिख रहा है कि अभी फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो स्पिनर से बॉलिंग करा लो. बट ये सेम बात हम लोग वर्ल्ड कप में दुबे के साथ लोग करते थे ना कि इफ समबडी इज अ बेटर बॉलर तो ही विल बॉल बेटर रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो. विकेट कैसी भी, अगर वो बेटर बॉलर है तो बेटर बॉलिंग ही करेगा.
तो यहाँ पे उस लॉजिक से सिराज को बॉलिंग करनी चाहिए थी. दिस वॉज टोटली इंस्टिंक्ट बेस्ड एंड इंस्टिंक्ट्स को रिस्पेक्ट करने की लिबरेशन गौतम गंभीर ने दे रही है. तो ये डायनामिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. राइट. कि एनीबॉडी एट एनी मोमेंट कुड बी कॉल्ड अप टू कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट और विद द बॉल. सबको प्रिपेयर्ड रहना है एंड वो पूरा इंस्टेंट के ऊपर गेम होने वाला है. इट मेक्स फॉर अ फार मोर एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड फार मोर अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट. तो मैं तो ऑल एंड ऑल बहुत ज़्यादा खुश था कि काफ़ी सारी हमें नई टैक्टिकल चेंजेस देखने को मिले गौतम गंभीर के अंडर. एंड जस्ट टू सम अप, इतने सारे हमें चेंजेस देखने को मिले. वर यू सरप्राइज्ड? आई डोंट थिंक आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि हमने चीज़ पहले ही बोली हुई और काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि थोड़े अजीब टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि शायद ऑन पेपर यू कैन नॉट जस्टिफाई दोज चेंजेस, बट एज वी जस्ट सेड दैट ही गोज ऑन इंस्टिंक्ट्स, राइट. एंड उसके बेसिस पे ही मेड सम वाइल्ड चॉइसेस जो कि शायद इन जनरल लोगों को समझ में नहीं आई थी. बट आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज पीपल नाउ अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्म. आगे जाके हमें ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज के बाद फिर से कोई ऐसा बंदा हो जो कि बहुत ही अच्छा खेला हो पर शायद ड्रॉप हो जाए, right. और कोई और बंदा आ जाए. सो नो, आई वॉज नॉट एग्जैक्टली सरप्राइज्ड. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे हर प्ले की. ठीक है, पहले बैट्समैन की बात कर लेते हैं, किसने कितने रन मारे. द सरप्राइजिंग स्टैट हियर इज, इस सीरीज के टॉप 3 स्कोरर्स तीनों श्रीलंकन है. ओके. निसांका, परेरा एंड मेंडिस तीनों टॉप स्कोरर्स रहे इस टीम के. ये टॉप 3 स्कोरर्स थे पूरे सीरीज के. एंड दिस काइंड ऑफ सम्स अप द स्टोरी. ये टॉप 3 बैट्समैन थे, इन तीनों ने अगर रन मार दिए तो मार दिए. हर मैच में ऐसा हुआ है कि 120, 140, 150 बने हुए हैं, सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ है, एकदम से कोलैप्स आता है. तो 90% ऑफ द स्कोरिंग हैज बीन डन बाय दीज 3 गाइज. उसके बाद हार्डली किसी ने रन मारे. अब इसमें इंडिया का भी एक वो आता है भाई, रिस्पेक्टफुल चीज़ की नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है कि भाई एंड तक लड़ते रहेंगे. गेम लग रहा हाथों से निकल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ब्रेक थ्रू आएगा, हम लोग खा जाएंगे उसका. एंड श्रीलंका वहीं पे चोक कर गई. यू ऑल्सो हैव टू फील फॉर सनत जयसूर्या. उसका भी पहला कोचिंग असाइनमेंट था. वो बेचारे की क्या शक्ल बनी हुई थी भाई, पूरे टाइम कैमरा उसके ऊपर आ रहा था. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसके ऊपर कैमरा गौतम गंभीर से भी ज्यादा आ रहा था. एंड वो बेचारे की क्या शक्लें लग रही थी, मैं क्या ही बोलूँ. बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का टॉप स्कोर इस बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव रहे. 92 रन मारे 3 मैचेस में, 30 की एवरेज है, 195 की स्ट्राइक रेट है. हाँ, आई थिंक जितना भी वो खेला है, ऑब्वियसली लास्ट मैच में ही कुड नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, बट बाकी 2 मैचेस में जितना भी खेला है प्रॉपरली, जो पूरा नैरेटिव चला था इन दोनों मैचेस का, दैट नाउ दैट ही इज द कैप्टन, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. ही डिड एग्जैक्टली दैट. जो भी कैप्टन को करना चाहिए एग्जैक्टली वो चीज़ सूर्य कुमार यादव ने करी है. एंड वो प्रॉपर उसके बैटिंग स्टाइल में, उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी रिलायबिलिटी में, हर चीज़ में दिखी है वो चीज़. फील्डलेस अप्रोच, हाई स्ट्राइक रेट, रिस्की शॉट सब ले रहा है उसमें. उसके बाद यशस्वी जायसवाल सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, सिर्फ 12 रन पीछे वो है. एंड 177.77 की स्ट्राइक रेट है. वंस अगेन आई थिंक गिल होगा वाइस कैप्टन, बट आई थिंक राइट नाउ जायसवाल स्टार्ट्स ओवर गिल अगर ओपनर से बात करी जाए. तो व्हाट वुड यू से अबाउट जायसवाल? मैं भी यही कहूँगा कि बीच में एक टाइम आया था जिसमें जब उसको सेलेक्ट कर लिया गया था अपने T20 स्क्वाड में, एंड उससे पहले वो IPL में ही हैड अ लीन पैच, डिड नॉट हैव अ ग्रेट IPL. तो वो कुछ 2-3 महीने का ऐसा गैप आया था जिसमें पीपल काइंड ऑफ फॉरगॉट कि वो T20 में कितना अच्छा खेलता है. क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो वी ऑल सॉ कैसे खेला उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट. बट नाउ दैट इज फाइनली बैक, एंड आते उसने क्लियरली इन द लास्ट सीरीज एज वेल एंड इस सीरीज में भी उसने क्लियरली दिखा दिया कि ही इज हेयर टू स्टे, एंड कोई उसकी जगह ले नहीं सकता एक्चुअली में. The third highest scorer of the series is Shubman Gill. And the great part is Shubman Gill ने स्काई और जायसवाल दोनों से 1 मैच कम खेला है. फिर भी उसके सिर्फ 7 रन कम है जायसवाल से, एंड सिर्फ 19 रन कम है स्काई से. तो अगर वो तीनों मैचेस खेलता है, बहुत बड़ी लाइकलिहुड था कि वो टॉप स्कोरर बन जाता सीरीज का. ही वॉज ऑल्सो द टॉप स्कोरर इन द जिम्बाब्वे सीरीज. अब स्ट्राइक रेट उसकी 137.73 की है, विच इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम द जिम्बाब्वे सीरीज. स्टिल यू वुड क्वेश्चन कि ये कम लग रहा है. इसीलिए स्टैट्स सिर्फ आप जज नहीं कर सकते, वो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. पहले मैच उसने बैटिंग करी थी, उसकी स्ट्राइक रेट वाज क्लोज टू 200. आई थिंक ही हैड एन एब्सोल्यूट परफेक्ट गेम एज एन ओपनर, दैट इज नीडेड. वो तो हाँ, आई थिंक वो 180-190 के आसपास थी उसकी स्ट्राइक रेट. हाँ, ही हैड अ बेटर स्ट्राइक रेट देन जायसवाल आल्सो इन दैट गेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, शायद मैं गलत हो सकता हूं, बट मुझे जितना याद है. एंड ही हैड अ परफेक्ट गेम एज एन ओपनर. उतने ही रन चाहिए होते हैं आपको हर मैच में, 50-100 नहीं मारनी, स्टार्ट देनी है. तो वो कॉन्सेप्ट एकदम से उसने इंप्लीमेंट करा, एंड देयर वाज अ क्लियर साइन ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर द जिम्बाब्वे सीरीज. इनफैक्ट उसने सीरीज शुरू होने से पहले खुद भी कहा था, आके बोल दिया था, क्या एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू प्ले बेटर इन T20s. तो मैसिव ग्रीन फ्लैग. सेकेंडली जो थर्ड मैच में वो खेला है, जिसका सेकेंड इनिंग्स था,
उसमें स्ट्राइक रेट तो तुम भूल ही जाओ, जो सिचुएशन थी, सिचुएशनल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी होती है। हमने कितनी बार डिस्कस करा है, कितने लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जो तुम लोग कह रहे हो कि ऑल आउट इंटेंट रखना है, कि 7-8 बैट्समैन टीम में और सब पहली बॉल से मार रहे हैं, अगर कोलैप्स कर गए तो क्या करोगे? और हम लोग का काउंटर हमेशा यही होता है कि भाई तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या उन लोगों को, कि अगर वो ऑल आउट इंटेंट के साथ जा रहे हैं तो उनको डिफेंसिवली खेलना नहीं आता। वो 140 करोड़ में से वो 11 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें ये टैक्टिकल अवेयरनेस है। ऑल आउट इंटेंट रखने का मतलब है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट होनी चाहिए मारने की। ऑफ कोर्स इफ यू हैव टू फॉल बैक एंड प्ले डिफेंसिवली तो आपका सेकंड नेचर है ऑलरेडी, उससे आप स्विच कर जाओगे। पॉइंट ऑल आउट इंटेंट का बोलने का यह है कि फर्स्ट अप्रोच हमेशा मारने का होना चाहिए, उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट कर सकते हो। एंड गिल ने परफेक्टली वो करके दिखाया थर्ड मैच में, which is why then you throw strike rate out of contention then. Whenever you are chasing and net and net is not in question and or you are batting first and तब टीम को collapse हो रखा है, ये सिर्फ 2 exceptions है जो आपको T20 में strike rate की leverage थोड़ी दी जाएगी। वो भी एक certain point of time था, उसके बाद आपको accelerate करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे ही कोहली ने वर्ल्ड कप फाइनल में करा था। And I think गिल की जो थर्ड मैच में इनिंग्स थी alongside रियान पराग also, it was a match saving innings. I think पॉइंट वही था कि जो जिस टाइप की सिचुएशन थी, किसी कमेंटेटर ने उस टाइम पे कहा था, आई थिंक दैट वाज वेरी ट्रू, कि यहाँ से अगर आप 150 का सोचेंगे, 130 का सोचेंगे तो शायद 150 मार देंगे। अगर आप सोचेंगे 150 का तो हो सकता है आप 110 पे ऑल आउट हो जाए। तो वो एग्जैक्टली वो जो एक वो बीच की लाइन होती है, ग्रे लाइन होती है, जब आप ना ज्यादा इधर जाओगे ना ज्यादा उधर जाओगे, उधर ऑपरेट करके टीम को आगे ले जाना इज एग्जैक्टली व्हाट कोहली डिड इन द वर्ल्ड कप फाइनल। वो चीज शुभमन गिल ने करी थी, एंड दैट इज व्हाई यू कांट रियली क्वेश्चन हिज स्ट्राइक रेट इन द लास्ट इनिंग्स। बिल्कुल, मतलब आई थिंक भाई वन सेकंड, जो लोग ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं, वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अस भाई, पूरी इंडियन टीम की मैनेजमेंट, विराट कोहली हिमसेल्फ, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, सब ये मानते हैं कि ही हैज मोर पोटेंसी इन द T20 फॉर्मेट एज कम्पेयर टू ऋतुराज गायकवाड़। वरना गायकवाड़ अभी खेल रहा होता टीम के अंदर। अगर तुम लोग कोप नहीं कर सकते इस रियलिटी से तो मत करवाएं, तो तुम्हारी चॉइस है, लिव इन डिल्यूजन, बट अभी खेलने वही वाला है। एंड अगर कोई प्लेयर खेलने वाला मैं पता तो माइट एज वेल चीयर फॉर हिम, क्योंकि इंडिया के लिए खेल रहा है अल्टीमेटली। एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट साइन। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट किसी प्लेयर में आया तो गिल में आया। होपफुली ही कंटिन्यूज दिस ट्रेंड। द नेक्स्ट गाय इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत, फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर ऑफ आवर टीम। 51 रन्स हैं इसके 2 मैचेस में, 51 की एवरेज भी है, एंड 145.71 की स्ट्राइक रेट है। वंस अगेन प्रूविंग व्हाई ही शुड बी प्लेइंग। वो जो पहले मैच में इनिंग्स थी जिसमें 40 समथिंग मार दिए थे, उसमें उससे दिख गया था भाई कि he definitely has the caliber to perform very well in T20. It's just about getting the consistency. और उसमें भी क्वेश्चन था लोगों का कि वो इनिशियली काफी स्लो था, 20 बॉल पे 23-20 रन मारे थे उसने। एंड वो एक फेयर क्रिटिसिज्म है, एकदम फेयर। Those balls won't come back. हाँ, वो फेयर है। वो तुम सब, अगर भाई विराट कोहली जैसे बंदे के लिए लोग बोलते तो ऋषभ पंत क्या चीज। हाँ, राइट। बट वन सेकेंड पॉइंट वही है कि राइट नाउ किसके, क्योंकि एक विकेट कीपर को तो खेलना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? संजू सैमसन, राइट। उसने कितने रन मारे, तो फिर उससे कंपैरिजन में आप ऋषभ पंत को कैसे रेट करोगे? वहां पे बात आ जाती है। आई थिंक ऋषभ पंत हैड अ फॉर्मिडेबल सीरीज। थर्ड मैच में ही कॉन्शियसली चोज सूर्य कुमार यादव ने कहा, कुछ प्लेयर से खुद ही बोलते थे कोई बात नहीं, हम रेस्ट कर लेंगे, तुम बाकी को चांस दे दो। क्लियरली ऋषभ पंत उसमें से एक था। देन वील गो टू रियान पराग। एक पहली इसकी ऐसी इनिंग आई है इंटरनेशनल स्टेज पे जो कि थोड़ी रिस्पेक्टेबल रही है, जो कि 30-20 में थी। 33 रन उसने मारे, 137 की स्ट्राइक रेट है। वन सेकेंड, बिकॉज 30-20 में सिचुएशन वैसी थी। आई थिंक वो उस इनिंग्स में उसने फाइनली थोड़ा प्रॉमिस दिखाया हमें। मैं भी ये कहूँगा क्योंकि गिल एक टाइम पे ना लग रहा था कि वो खेल तो रही है, बट दूसरी तरफ से भी कोई बंदा नहीं मारा तो रन आएंगे किस साइड से। तो रियान पराग ने आके सॉर्ट ऑफ अ न्यू रे ऑफ होप दिया था जब उसने आते थोड़ा एक्सेलेरेट करना स्टार्ट करा था, 1-2 छक्के लगा दिए थे। तो आई थिंक वही है कि उसने प्रॉमिस दिखाया है इस टाइम पे, एंड इट इज जस्ट हिज सेकंड सीरीज, एंड इसमें भी ऑलरेडी उसने अपनी बॉलिंग से इम्प्रेस कर दिया है कि मतलब आई एक्सपेक्ट टू सी हिम इन द नेक्स्ट सीरीज एज वेल। तो मुझे बस ये लगता है कि जिस तरीके से उसे ट्रीट करा जा रहा है एज एन ऑलराउंडर, ही इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एसेट फॉर अस इन द अपकमिंग ईयर्स, अगर उसको वैसे ही डेवलप करा जाता है। तो ये सीरीज भी आई थिंक यार इट्स अ मैसिव, मतलब काफी अच्छी सीरीज रही है। आई थिंक अगर सिर्फ बैटिंग के ऊपर होता तो शायद हम लोग उसको बेकार सीरीज है, बट बिकॉज ऑफ हिज ओवरऑल एक्सप्लॉइट्स ही हैज सिक्योर्ड हिज पोजीशन फॉर वन मोर सीरीज आई गेस। प्लस ही सीम्स टू हैव द बैकिंग ऑफ द टीम,
नेक्स्ट गाइस गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या. एक मीडियोकर इनिंग्स थी, दूसरी इनिंग अच्छी थी. सेकंड मैच में उसने बड़ी जल्दी कंफर्टेबली फिनिश करके दिया. थोड़ी बैटिंग भी ऊपर करने को मिल रही उसको एज अपोज टू गाइज लाइक अपना रिंकू सिंह एंड रियान पराग. ओवरऑल सीरीज बॉलिंग में थोड़ी क्वेश्चनेबल थी. बैटिंग में तक कुछ देखने को मिला ही नहीं हार्दिक पांड्या से, हम लोग क्वेश्चन करें. 50% सक्सेस रेट है उसकी, तो इससे ज्यादा अच्छी क्या हो सकती है भाई. मतलब आई थिंक वही है, ना ज्यादा ना गंदा है ना अच्छा है ऐसा कुछ, तो मतलब वही है कि अच्छी सीरीज थी. नॉट मेड मच डिबेटेबल. वॉशिंगटन सुंदर था, फिर अक्षर पटेल था. मतलब यही दो हमारे प्रॉपर और बैट्समैन बचे हुए हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि अक्षर पटेल ने तो एक ही मैच में बैटिंग करी, 10 रन मारे, नॉट आउट था वो, तो क्या ही बोलूंगा उसके ऊपर मैं. वॉशिंगटन सुंदर आल्सो हैड अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इन द थर्ड T20. तो एट नंबर 8 अच्छा एक रोल उसने करके दिखाया है. could be treated as a potential replacement for Jadeja going forward. प्लस बहुत अच्छा सुपर ओवर डाला है भाई. भाई बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं. जिम्बाब्वे की सीरीज में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था. ये बॉलिंग के प्रॉब्लम हम लोग आएंगे अभी. तो वहां पे आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन प्रूविंग हिज वर्थ बिट बाय बिट. दुबे ने सिर्फ एक मैच खेला, उसमें 13 रन ही मारे. नॉट मच टू डिस्कस. ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन वाली चीज ये होगी कि दुबे को क्यों नहीं खिलाया गया सीरीज में. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यही है कि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक कि दे आर नॉट ट्रीटिंग हिम एज एन ऑलराउंडर राइट नाउ. एंड पूरे वर्ल्ड कप में उसको रखा ऐसे ही गया था कि मतलब अगर डालनी पड़ी तो आपको डालनी पड़ेगा ओवर, अगर आ गई उस सिचुएशन पे. बट वही बात है, कभी वो सिचुएशन आई नहीं और उससे कभी वो डालना पड़ा नहीं और हम ऐसे वर्ल्ड कप जीत गए. उसके बाद भी जब उसको लिया गया था, वी डिस्कस्ड हाउ कि अगर अब दुबे को खिलाना है ओवर रिंकू सिंह, तो इट शुड बी ऑन द बेसिस की बॉलिंग भी करके देगा. अगर वो रिंकू सिंह नाउ अब तो हाँ भाई वो भी बॉलिंग कर ले रहा है, तो अगर उसको बॉलिंग नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा बहुत कुछ मेरिट बनता है शिवम दुबे का ओवर रिंकू सिंह राइट नाउ. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन ओनली कि आप कितने ऑलराउंडर भर सकते हो टीम के अंदर उतना बेटर है. फॉर दैट रीजन मे बी शिवम दुबे इज मिसिंग आउट. दिस कुड ऑल्सो बी, देखो आई पर्सनली मुझे तो ये भी लगता है कि क्या दुबे को 2026 का वर्ल्ड कप का पार्ट होना चाहिए राइट नाउ? नो. ओके, थोड़ा सा अभी मैं लीनिंग टुवर्ड्स नो हूँ, इवन दो आई हैव सपोर्टेड हिम सो ओपनली. बट वही बात है ना, जब 2 साल बाद की बात आप करते हो, देयर आर जस्ट टू मेनी प्लेयर्स विद टू मच पोटेंशियल राइट नाउ हु कुड बी मिसिंग आउट. तो आई थिंक दुबे परहैप्स माइट नॉट बी देयर, एंड शायद गौतम में भी उसी डायरेक्शन में सोच रहा हो भी. कुड बी ट्रीटेड एज अ बैकअप ऑप्शन. ऑफकोर्स 2 साल में बहुत टाइम में बहुत डिपेंड करता है कैसे आईपीएल जाता है, कैसे बाकी T20s जाते हैं. बट राइट नाउ इट कुड बी अ हिंट कि रिंकू सिंह को ऊपर स्टार्ट कराना है उसके, इसीलिए उससे बॉलिंग भी कराई जा रही है. बट कमिंग टू द बॉलर्स नाउ, रवि बिश्नोई द टॉप विकेट टेकर ऑफ द सीरीज. 3 मैच में 6 विकेट लिए उस बंदे ने 8.41 की इकोनॉमी से. आई थिंक नो सरप्राइजेस है, हमें पता ही था कि रवि बिश्नोई वॉज द नंबर 1 T20 बॉलर लीडिंग इनटू द वर्ल्ड कप. एंड पिछली सीरीज में भी उसने अच्छी बॉलिंग करके दी है. He has been consistently picking up wickets. उस पे तो वो तो है. I think wickets दिया, and plus he's a very good fielder भाई. हाँ, जिस तरीके से उसने फील्डिंग करी है काफी अच्छा देखने को लगा. Another reason why he trumps Chahal right now. Right. Catching में बहुत तगड़ा है वो. I think रवि बिश्नोई को मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा ही नहीं. Like this is expected and I hope that he regularly stays in the team. The questionable point is अगर कुलदीप यादव वापस आता है तो रवि बिश्नोई ही सैक्रिफाइस होगा. बिकॉज नंबर 8 तक तो हमें बैटर्स चाहिए ही चाहिए. Which means कि एक ही स्पिनर खेल सकता है और एंड फिर कुलदीप यादव आ जाएगा. सो रवि बिश्नोई डिस्पाइट परफॉर्मिंग सो वेल माइट मिस आउट. राइट. तो एक सैड पॉइंट है, बट एटलीस्ट उसको जो चांसेस मिल रहे हैं उसमें पूरा परफॉर्म करके दे रहा है. दैट इज वेरी नाइस टू सी. देन हम लोग आते हैं अर्शदीप सिंह पे. उसने 4 विकेट लिए 2 मैचेस में. इकोनॉमी सिर्फ 8 ही रही है. आई थिंक अर्शदीप सिंह हैज बीन अ बेस्ट पेसर ऑफ दिस सीरीज. इस सीरीज में तो हाँ डेफिनेटली हाँ इजीली. मतलब वर्ल्ड कप में भी उसने was the highest wicket taker. बुमराह से ज़्यादा विकेट लिए थे. एंड इस सीरीज में भी he has done much better than खलील अहमद. तो चलो छोड़ एक ही मैच खेला, बट मोहम्मद सिराज. राइट. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है कि अर्शदीप सिंह के साथ पता क्या है, इवन इफ ही इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव दैन द अदर गाइज, विच इज नॉट ट्रू इन दिस सीरीज बाय द वे. बट अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा भी ना, ही हैज अ विकेट टेकिंग एबिलिटी व्हेन ही प्लेस फॉर इंडिया भाई. आईपीएल में उसको नहीं देखता है ऐसे खेलते हुए, बट इंडिया की तरफ से जब वो खेलते हैं, ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स. उससे बेटर क्या हो सकता है? रन्स तो बुमराह भी रोक लेगा जब वो आएगा. तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है. देन अक्षर पटेल थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हमारे. उन्होंने भी 4 विकेट लिए भाई 2 मैचेस में. इकोनॉमी 8.5 की रही है. अक्षर पटेल का तो आई थिंक ही विल बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप फॉर श्योर. राइट.
मतलब उससे कुछ डाउट लग नहीं रहा मुझे वही लगता है कि इन सब में तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एट ऑल कंट्रोवर्शियल फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली सबको पता ही है कि ही इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर एंड ही विल बी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, चाहे कुछ भी हो जाए. वी नीड गाइज लाइक हिम. तो देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग कि कुछ कि यार अच्छा गया या गंदा गया है. ये सीरीज में मतलब ही डिड हिज जॉब परफेक्टली फाइन, सो देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस. उसके बाद आवर हाईएस्ट विकेट टेकर अक्षर पटेल इज रियान पराग. 3 विकेट लिए 3 मैचेस में. The economy is of just 6.64. Crazy. अभी तक जितने बॉलर्स हमने लिए सबसे अच्छी इकोनॉमी रियान पराग की है. What would you say about रियान पराग? I think point here रियान पराग कभी at times that he was not able to take wickets, he stopped runs, which is what is required, which is what is primarily required from a bowler in T20s. जो अश्विन ने कहा था कि अगर आप विकेट नहीं भी ले रहे हो, if you stop those runs तो विकेट कोई ना कोई तो आके ले ही लेगा अल्टीमेटली, जो कि हरजीत सिंह ने पूरे वर्ल्ड कप में बुमराह के साथ करा था, जो कि उसने खुद ओपनली आके बोला भी था. तो पॉइंट ये इफ प्लस आई लव द फैक्ट कि ही इज प्रॉपरली बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑलराउंडर. लास्ट मैच में मुझे देख के लगा था कि अगर इतना कम स्कोर है एंड इसमें भी अगर रियान पराग से बॉलिंग करा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड इट शोज कि लोग प्रॉपरली ट्रस्ट करते हैं. वो अलग बात है कि आप बाद में आके तो कैप्टन वगैरह ही बॉल डालने लग गए, तो मुझे लगा कि चलो तो सबसे ही बॉल डलवा रहे हैं यहाँ पे, बट उसको इतना ट्रस्ट दिखाया गया, स्पेशली कंसिडर द फैक्ट दैट दिस इज ओनली हिज सेकंड सीरीज, उसमें इतना ट्रस्ट दिखाया. तो आई लव हाउ दे आर काइंड ऑफ डेवलपिंग रियान पराग एंड वॉट एवर दे हैव प्लान फॉर हिम. आई थिंक सही है. आई जस्ट होप बैटिंग भी और अच्छी करने लग जाए, मतलब more consistently, so that he becomes irreplaceable in the team. उसके बाद सरप्राइजिंगली रिंकू सिंह एंड स्काई आर आवर नेक्स्ट टॉप विकेट टेकर्स विद 2 विकेट्स ईच. तो सारा डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर. जस्ट नाइस टू सी द ओपननेस विद व्हिच गौतम गंभीर इज boldly choosing decisions based on instinct rather than data. जैसे कि जो लास्ट मैच था जिसमें सिराज को छोड़ के स्काई एंड रिंकू ने बॉलिंग करी. एंड सो नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 गाइज. सिराज ने पहली बात तो आई थिंक एक भी विकेट नहीं लिया, या विकेट लिया है एक भी, आई थिंक हाँ ये है ना विकेट की टाली. नहीं, सिराज ने एक भी विकेट नहीं लिया क्या? नहीं, एक विकेट लिया वही मैं सोच रहा था. एक विकेट लिया है. 6.7 की इकोनॉमी है. I think economically he was great. The only question is if he has to play in the T20 format, there is only room for 2 pacers. बुमराह तो खेलेगा ही खेलेगा. नेक्स्ट स्लॉट के लिए वो डायरेक्टली compete कर रहा है हर्षदीप सिंह से. Has he been better than Harshdeep Singh? No. And so there could be a situation where Siraj at just the age of 26-27 right now, he could not be playing T20s regularly for India anymore. Right. Could be restricted just to the test format and the ODIs. Do you think going forward, क्योंकि अभी ये भी बहुत क्लियरली गौतम गंभीर के अंदर दिख रहा है कि आप जो फॉर्मेट खेलने वाले हो उसके को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे. अगर बुमराह वापस आता है, there is no way Siraj is playing in the team right now, and which is why Hardik Pandya का inclusion और important हो जाता है as a third pacer. I think right now तो हाँ we can say he is not playing in the team, but मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर्षदीप सिंह ऑल्सो आई थिंक वही बात है ना कि इस टाइम पे बहुत सारे T20s बचे हैं एंड आई डोंट थिंक इस टाइम पे कि हरजीत सिंह ने लाइक फुल एंड फाइनल स्पॉट अपना फिक्स कर ही लिया है कि अब कोई और आ ही नहीं सकता उसकी जगह पे. I mean 2 T20 वर्ल्ड कप से हमारा टॉप विकेट टेकर है भाई. नहीं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ अच्छा तो कर रही है, बट दिस इज अ न्यू मैनेजर एंड मैनेजर कह रहा हूँ दिस इज अ न्यू कोच एंड वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे टफ डिसीजंस लिए जाएंगे. तो अगर आई स्टिल थिंक अगर इफ सिराज परफॉर्म करता रहता है तो ही विल अल्टीमेटली मेक हिज प्लेस बैक इन द 11. आई डोंट थिंक ऐसा है कि अब वो बाहर ही हो जाएगा एकदम ही. इट इज़ जस्ट अबाउट हु इज़ परफॉर्म बेटर, क्योंकि बुमराह का स्पॉट तो पक्का है ही है. इट इज़ जस्ट अबाउट कि सेकंड कौन सा स्पॉट कौन फिल कर सकता है. राइट नाउ तो डेफिनेटली हैंड्स ऑन हर्षदीप सिंह इज बेटर, बट आई स्टिल थिंक कि सिराज इज नॉट कंप्लीट, मतलब ही वोंट बी कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर सो सून. Yes, because also Bumrah will be treated as a tournament specific bowler, which is very clear कि वो एक एक्सेप्शन है जिसको तीनों फॉर्मेट खिलाने वाले हैं लोग. एंड क्योंकि तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं, वो फास्ट बॉलर है, तो उसका वर्कलोड बहुत मेटिकुलसली मैनेज किया जाएगा, विच मीन्स ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द बायलैटरल सीरीज. एंड सो वहाँ पे एज अ गैप फिल करने के लिए सिराज को आप देख सकते हो. बट क्या वो सीधा टीम में स्टार्ट करेगा? आई थिंक मुश्किल ही कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बायलैटरल्स. आई थिंक दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन द सेंस कि उसे चांसेस तो मिलते ही रहेंगे. हाँ, अब ही हैज टू मेक दोस चांसेस काउंट अल्टीमेटली. सही है. एंड लास्टली हार्दिक पांड्या, जो कि पहला मैच में बॉलिंग उसने बिल्कुल अच्छी नहीं करी थी. 4 ओवर में कुछ 40 रन करे थे. सेकेंड मैच में भी उसने 2 ओवर डाले थे, बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन 2 विकेट ले लिए थे. माई ओनली क्वेश्चन इज वंस अगेन, जो कि आपने पिछले सेगमेंट में बोला था
इट वॉज वेरी क्लियर कि हार्दिक पांड्या अपने फुल एफर्ट पे बॉलिंग कर नहीं रहा है. ओके, क्वेश्चन ये क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज क्लियरली ही हैज अ लोअर बैक इशू. फील्डिंग पे भी वो झुक नहीं रहा है, बॉल पे डाइव नहीं मार रहा. इट वॉज सो एविडेंटली क्लियर व्हेन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि भाई ही इज कैरिंग अ बैक इशू. एंड जब ऐसी बातें आ जाती है ना तो फिर ऑफकोर्स आपको कैप्टन नहीं बनाया जाएगा. वन सेकंड, इट वॉज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन बाय गौतम गंभीर टू मेक स्काई द कैप्टन. कि आपको पता तो है कि ये बंदा सारे मैचेस खेलने वाला है और 100% फिटनेस के साथ खेलने वाला है. अगर हार्दिक पांड्या फुल एफर्ट पे बॉलिंग कर रहा होता, देयर इज नो वे श्रीलंका वुड हैव डन दिस वेल अगेंस्ट हिम. हमने वर्ल्ड कप में देखा था ये जिस लेवल की बॉलिंग वो कर सकता है. इट्स नॉट लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क इन द बॉल, बट एक जो होता है ना सरप्राइजिंगली फास्ट बॉलर्स जो होते हैं जिनकी ऑफ द विकेट बॉल इतनी एक्सपेक्ट नहीं करते आप लेकिन तेज आती है. हार्दिक पांड्या हैज ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ अ बॉलर. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर जब उसने शुरू किया था इंडिया से खेलना 2016 T20 वर्ल्ड कप के आसपास, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी फेल्ट कि उससे बाउंसरी मारनी आती है क्या. बट द पॉइंट वाज दैट ही कुड बॉल द बाउंसर्स विद दैट पेस. इवेंचुअली ही इंप्रूव्ड एज अ बॉलर एंड फिर उसने वो पेस अप दी पिच से भी जनरेट करना शुरू कर दिया. बट वो उसका फोर्टे है जो कि क्लियरली सीरीज में नहीं था भाई. वो उसके लिए आपको अपना कंधा लगाना पड़ेगा, अपनी कमर लगानी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, तब जाके बॉल उतनी स्पीड से जाएगी. जब वो नहीं लगा रहे हो तो देन यू आर जस्ट एनी अदर बॉलर. तो अब वो इंजरी इश्यूज को देखना पड़ेगा भाई. हाउ क्या इसीलिए वो श्रीलंका की ओडीआई सीरीज नहीं खेल रहा? हो सकता है, बट हाँ हो सकता है, बट वही है कि बहुत हाँ यार मतलब आई थिंक वही है ना, गंभीर ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली भी है काफ़ी बार कि हमें हर प्लेयर को एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट के मैचेस खेलेगा. बट उसने ये चीज़ एट द सेम टाइम बोली है कि आपको फास्ट बॉलर्स का स्पेसिफिकली अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है उनको. एंड वही है कि जिस तरीके का एंगल पर बॉल डालते हैं इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बॉडी. सो दे विल हैव टू ट्रीट हिम अ बिट डिफरेंटली एंड मे बी नॉट एग्जैक्टली एज बुमराह, बट हम लोग हार्दिक पांड्या से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन इफ ही इज नॉट एबल टू प्ले द बायलैटरल सीरीज ही विल एंड अप परफॉर्मिंग वेल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप. तो थोड़ा बहुत तो एलोकेशन उसकी एनर्जी का उसके हिसाब से ही करा जाएगा. चलो ठीक है भाई, ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस सेगमेंट. एंड अब ओडीआई सीरीज जब आएगी तो उसको डिस्कशन करा जाएगा. राइट, नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल. फुटबॉल में हम लोग सबसे पहले मैनचेस्टर्स के ट्रांसफर्स की बात करेंगे एंड सबसे पहले आएगी यूनाइटेड. क्योंकि अभी हमने कुछ पॉडकास्ट पहले डिलीट की बात करी थी एंड इट सीम लाइक कि ऑलमोस्ट पक्का ये डिलीट का करना, बट नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ नेसेसिटी फॉर यूनाइटेड. अच्छा, क्योंकि लेनी ओरो जो इनकी नई साइनिंग थी जो कि इन लोगों ने मैड्रिड से चुराई थी, वो इस टाइम पे इंजर हो गई थी. कैसे भाई, तुम मैड्रिड फैन तो सॉल्टी हो रहे हो? नहीं, मुझे भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, वो जा रहे थे हम एम्बापे आ गए हमारे पास, लेनी ओरो के लिए रोएंगे हम लोग. बट आई थिंक पॉइंट ये कि वो आया था अभी एंड वो इंजर हो चुका है, वो अराउंड 6 वीक्स के लिए ऑलरेडी बाहर हो चुका है. एंड यूनाइटेड भाई मतलब बेचारों के साथ क्या होता है, जो साइनिंग लेते हैं कुछ गलत ही काम कर जाती है. वो इंजर हो चुका अभी प्री सीजन में. इट मीन्स कि लिसांड्रो मार्टिनेज की जगह तो पक्का है, बट जो नेक्स्ट पोजीशन है वो या तो मैग्वायर फिल करेगा या लिंडलॉफ फिल करेगा. लिंडलॉफ के भी रूमर चल रहे शायद बाहर जाने के, बट एज ऑफ नाउ ही स्टिंग. तो आई नो मैग्वायर परफॉर्म्ड वेल लास्ट सीजन, बट डू यू सीरियसली वांट टू गो into the new season with Maguire or Lindelof as your starter? Well, I think एक गलत नोट पे स्टार्ट करेगी फिर यूनाइटेड as मतलब in the beginning of the season, and that is why it is very important for them to have a good defender who is also fast, जो properly delete की साइनिंग हो सकती है. बस पॉइंट ये कि बायर्न म्यूनिख इस टाइम पे अराउंड 50 मिलियन की आस्किंग प्राइस मांग रही है, जो कि यूनाइटेड देना नहीं चाह रही है. वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम करके देंगे हम लोग. बट पॉइंट वही है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों पार्टीज़ आई मीन यूनाइटेड एंड डिलीट, इन दोनों के बीचेस में सब फिक्स्ड है कि मतलब अग्रीड है कि इन लोगों को आना ही आना है. यूनाइटेड चाहती है वो आ जाए, डिलीट भी चाहता है वो चला जाए वहाँ से. बट इट इज़ जस्ट अबाउट कि क्या आप बायर्न से वो चीज़ साइन करवा सकते हो. एंड बायर्न भी आई थिंक सो इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा चाहेगी कि ये जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि दे आर गोइंग आफ्टर जोनाथन टा. एंड अगर वो उसको लाना चाहते हैं एज अ सेंटर बैक हु विल ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्टार्टर एट बायर्न म्यूनिख, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो डिलीट को यूनाइटेड में बेचे. तो ये सब ना मतलब वही एक डोमिनो इफेक्ट होता है. यूजुअली ट्रांसफर मार्केट में ऐसे 2-3 क्लब्स आ जाते हैं और वो ऐसे ही काम करते हैं कि इसकी तरफ से एक बंदा यहाँ जाएगा तो यहाँ पे खाली होगी, फिर यहाँ से एक बंदा वहाँ जाएगा तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये दूसरी क्लब से यहाँ पे प्लेयर ले आएगा. तो यूजुअली ऐसे ही काम करता है. बट थोड़ा सा जेप्रोडी में लग रही है डील, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि लोग एक प्रॉपर बेसिकली एक डील पे लोग फिक्स ऑन नहीं कर पा रहे हैं. बट मैं वही कहूँगा कि इस टाइम पे फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लब टू गेट दिस डील डन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितना जल्दी लाओगे उतना जल्दी वो टीम के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है.
एंड मैं वही कहूँगा कि यू डोंट वांट टू बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन विद मैग्वायर और लिंडेलॉफ एज योर स्टार्टर. वो एकदम गलत नोट पे ही आप स्टार्ट कर दोगे सीजन. और कोई साइनिंग्स अभी करी इन लोगों ने? एक और का भी आ रहा है, एंड यहाँ पे अगेन मैं वही डोमिनो इफेक्ट की बात करूंगा. माजरूई जो कि अभी बायर्न म्यूनिख में, वो भी उसका भी चीज़ें चल रही हैं एंड दैट इज ऑलमोस्ट अ डन डील. उसका भी बस एक ही पॉइंट पे हो सकता है. पहली बात तो एवरीथिंग इज अग्रीड बिटवीन माजरूई एंड यूनाइटेड, एंड बायर्न म्यूनिख भी मान जाएगी उस चीज़ के लिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैन बिसाका. अच्छा, कि क्या वैन बिसाका को यूनाइटेड भेज पाती है टू वेस्ट हैम. वेस्ट हैम शायद उसके लिए बिड करेगी. बट वही बात है कि अगर वैन बिसाका नहीं जाता तो ये डील कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि माजरूई फिर यहाँ पे नहीं आ सकता. तो अगेन दिस इज ऑल अपना डोमिनो इफेक्ट. व्हाट इज द नीड फॉर माजरूई राइट नाउ दो? वैन बिसाका अच्छा तो है. आई थिंक वैन बिसाका अच्छा है, बट इफ यू वांट टू, हमने कितनी बार ये चीज़ बोली है कि आपके पास एक गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स है जिससे आप एक स्पेसिफिक चीज़ अचीव कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए. हाँ, टू गो टू द नेक्स्ट लेवल यू विल हैव टू ब्रिंग इन समवन जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्ले स्टाइल को फिट करे. आई स्टिल थिंक दैट डायलो बीइंग देयर प्लेयर ऑफ द सीजन लास्ट सीजन, वो स्टार्ट तो करेगा ही करेगा. बट माजरूई जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपग्रेड है वैन बिसाका पे, इन द सेंस कि वो टेन हैग के सिस्टम में बहुत बेटर तरीके से फिट हो सकता है. वैन बिसाका आप कितना भी खेलो, हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट, हिज फर्स्ट फोर्टे इज टू डिफेंड. वो अटैक वाली चीज़ है नहीं उसमें जो कि टेन हैग चाहता है अपने फुल बैक्स के अंदर. तो आई थिंक अगर वो आ जाता है तो वो बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है. इवन इसके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आ गई है. प्राइस टैग इस टाइम पे भी रिवील नहीं करी गई है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है 5+1 का होने वाला है. तो 2029 तक एक्सटेंड होगा विद 1 year or 2 एक्सटेंड एज वेल. तो आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से यूनाइटेड काम करती आ रही है. वी डिस्कस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल कि यूनाइटेड इस ट्रांसफर मार्केट में विद देयर न्यू जो भी उनके मैनेजिंग, जो भी उनके नए ओनर्स आए हैं, इनियोस, जिस स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, एंड जैसी टाइप की डील्स लेके आ रहे हैं, इट इज़ वेरी न्यू फ्रॉम यूनाइटेड. क्योंकि पिछले कितने साल में हमने ये चीज़ देखी नहीं है भाई. हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि एकदम एंड मोमेंट तक वो लोग वेट करेंगे और फिर किसी एक बंदे के लिए 100 मिलियन डाल देंगे और फिर वो डायरेक्टली पे रहेगा. फिर ओवरवैल्यूड अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस आएंगी उस पर. अभी एंटनी का भाई, उसके तो मतलब आई थिंक एंटनी मीम्स आर जनरली द बेस्ट थिंग टू हैपन टू फुटबॉल. उसके जो अभी रिसेंटली एक मीम था भाई, उसमें कुछ ये था कि 34 क्रेजी एंटनी स्टैट्स दैट विल नेवर बी ब्रोकन. उसमें वो क्या था, ही इज ओनली 1 बैलन डॉर अवे फ्रॉम विनिंग अ बैलन डॉर. भाई मतलब गजब मीम्स आते हैं एंटनी के. बट वही बात है कि बहुत ही ज़्यादा हार्श हुए हैं सब लोग यूनाइटेड पे, एंटनी पे इस टाइम पे. एंड थोड़ी कार्टून की रील्स अपने कम करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड अमंग्स द फुटबॉल कम्युनिटी. बट मैं यूनाइटेड के लिए यही कहूँगा कि इफ़ दे मैनेज टू गेट दिस डन, इवन कैसिमेरो के लिए कह रहे कि जो पहले डील चल रही थी कि मे बी वो सऊदी जा सकता है, अपेरेंटली अब वो नहीं जाने वाला. वो यूनाइटेड में क्वेश्चन नहीं था वैन बिसाका को इंसिस्ट करने का कि अगर आप वैन बिसाका को जाने दे रहे हो और माजरूई ला रहे हो, तो शुड यू नॉट हैव प्रायोरिटाइज दैट फंड इनटू गेटिंग अ डीएम. बट अगर कैसिमेरो रुक रहा है then it makes sense. आई थिंक कैसिमेरो रुक रहा है. इसी के चक्कर में जो उनकी डील थी उगारते के साथ, वो भी थोड़ी लूज हो गई है इस टाइम पे. मतलब इट इज़ नॉट, पहले लग रहा था कि उगारते आ ही जाएगा, बीच में तो ज़ूबीमेंडी की बात चल रही थी, बट नाउ इट सीम्स लाइक कि थोड़ा लूज हो गई है वो चीज़. एंड मतलब कैसिमेरो रुक रहा है तो इट मेक सेंस ऑल्सो. आपके स्कोबी मेनो भी होगा, कैसिमेरो भी होगा. बट एकदम से तुम्हें क्यों लगता है कि कैसिमेरो को दोबारा बैक क्यों कर रहे हैं? आई थिंक बैक करने का पॉइंट नहीं है. मे बी कैसिमेरो हिमसेल्फ इज नॉट विलिंग टू मूव. ही इज जस्ट 32 राइट नाउ. तो हाँ, मुझे भी लग रहा था कि भाई इसकी तो उम्र हो गई है शायद जाने की, बट ही इज जेन्युइनली स्टिल 32. आराम से 3-4 साल खेल आराम से निकाल सकता है. एंड वही कैसिमेरो को अभी ना, मतलब अगर कोई बंदा आउट एंड आउट क्रिटिसाइज कर रहा है उसको कि नहीं भाई इसकी उम्र हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. मतलब एक बंदा एक सीजन खराब गया. नहीं, लेजेंड्स लाइक दिस, इनको आप सिर्फ एक सीजन के बेसिस पर नहीं बोल सकते. मतलब यू वुड एक्सपेक्ट कि ही विल मेक अ कम बैक. एंड गिवन कि उसका एक्स क्लब कैसा था, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल्ड हो गई उसके अंदर. तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कैसिमेरो से भी, फ्रॉम अ चैंपियन प्लेयर लाइक कैसिमेरो. भाई एक बहुत फेमस रूमर था जब यूनाइटेड में आने वाला था वो, तो कैसिमेरो ने खुद टेन हैग को कॉल करके कहा था कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव गोइंग ऑन एट यूनाइटेड, आई विल फिक्स देम. अच्छा, तो अगर कोई बंदा ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है तो यू वुड एक्सपेक्ट कि ये बंदा कम बैक करेगा नेक्स्ट सीजन में भी. अब वो हो पाता नहीं हो पाता, दैट इज डिफरेंट. बट मतलब आई थिंक कि अगर वो ट्रस्ट दिखा भी रहे उसमें, तो इट इज नॉट. अच्छे से अच्छे इंसान को तोड़ देती है भाई. हाँ ट्रू. रोनाल्डो को नहीं छोड़ा. बट आई थिंक अगर वो कर रहे हैं तो इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. बट जो दूसरी साइड ऑफ मैनचेस्टर है,
वहाँ पर थोड़ी ट्रबल्स क्रिएट हुई हैं एंड एक अर्जेंटाइन प्लेयर है जिसने ट्रबल्स क्रिएट करी हैं. इट इज़ हुलियन अल्वारेज. एंड पहले तो मैं बस अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ बता भी दूँ ना कि बोला क्या गया है, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि थोड़ी प्रॉब्लम्स तो क्रिएटेड हैं इस क्लब के अंदर. अल्वारेज ने ये बोला है, लास्ट सीजन आई वॉज अमंग द प्लेयर्स विद मोस्ट मिनट्स ऑन मैन सिटी टीम, बट इट्स ट्रू in the end you don't like being left out of important matches. You want to contribute and you want to play in those matches. Right. Clearly he wants कि important matches में चाहे एवई मैचेस में आपको खिलाया जाए या ना खिलाया जाए, बट important matches में and मतलब it is fair only भाई, वो चाहेगा ही खेलना. वर्ल्ड चैंपियन, राइट. उससे बोला at City I feel good. Of course all players want to play more, but I'm happy. I haven't stopped to think clearly about what I'm going to do. But when the Olympics are over, I'll take my time to think about what I want for myself. तो आई थिंक मेन जो प्रॉब्लम्स है वो इसी स्टेटमेंट में क्रिएट हुई हैं. उसने क्लियरली ये चीज़ बोल दिया है कि राइट नाउ ही वांट्स टू, मतलब कि एकदम ऐसा नहीं कि एकदम गुस्सा ही हो जाए एंड क्लब्स के साथ सिचुएशन खराब कर ले अपनी, बट उसने क्लियरली अपना एक वो डिस्प्लेजर ओपनली शो कर दिया है कि इंपॉर्टेंट मैचेस मुझे खेलना है एंड ओलंपिक्स के बाद आई क्लियरली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ इन द फ्यूचर. अपेरेंटली वो लड़के गए हैं सिटी से ओलंपिक्स में. अच्छा, सिटी चाहती नहीं थी क्योंकि कोपा ऑलरेडी खेल चुका था ना, ज्यादा वर्कलोड हो जाता. व्हिच मेक सेंस. एंड ऑल्सो पेप गार्डियोला ने जो कहा इसके बारे में, आई थिंक वहां से मेन चीज पता चलती है. गार्डियोला ने बोला है, आई रेड दैट ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट. ओके, थिंक अबाउट इट, देन ही विल इन्फॉर्म अस व्हाट ही वांट्स टू डू. Julian played a lot, he wants more, it's fine. So that's why think about it, and when he thinks about it, he will inform us. मैंने इसी चीज़ को डेब्रोइना की उसके स्टेटमेंट से कंपेयर करा. उसने ये कहा था कि अभी तक तो हमें कुछ नहीं बोला गया, क्लब ने तो मुझसे ये बोला कि डेब्रोइना रुकने वाला है, आई होप दैट ही स्टेज विद अस. बट यू कैन क्लियरली सी द टोन इन विच ही इज टॉकिंग अबाउट दिस टू प्लेयर्स स्पेसिफिकली, एक अल्वारेस का और एक डेब्रोइना का. ऑब्वियसली यहाँ पे एक वो स्टैचर ऑफ प्लेयर्स की बात आती है, बट इट क्लियरली सीम्स लाइक कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है इस टाइम पे सिटी और अल्वारेस के बीच में. एंड मे बी पेप गार्डियोला इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ विद दिस. ऑल्दो आई अंडरस्टैंड अल्वारेस के सिचुएशन. मैं कह रहा हूँ कि आई काइंड ऑफ सपोर्ट अल्वारेस इन दिस. 24 का हो गया, वो 24 का हो गया. मुझे पता नहीं था 24 का, मुझे लगा कि 21-22 साल का इस टाइम पे भी, बट वो 24 साल का है. अगर मान लो इस टाइम पे वो किसी नए क्लब में जाता है, लेट्स से कि एक और सीजन उसे लेगा, 1 या 2.5 सीजन और लेगा उसे सेटल इन करने में नए क्लब में. बाय द टाइम ही इज 25-26, तो फिर तो अपने प्राइम में एंटर कर रहा है वो, तब तो उसको अपना करना चाहेगा. एंड आई थिंक ये चीज, ये सिचुएशन टू सम एक्सटेंट आई थिंक वी ऑल सॉ दिस कमिंग. जिस तरीके से अल्वारेज ने 22 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया था, एवरीबॉडी न्यू कि दिस सिचुएशन विल कम. एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कि हालैंड शायद अगले 2-3 साल में ही मूव ऑन कर जाएगा, तो अल्वारेज कैन बी द स्टार्टर. बट क्लियरली हालैंड हैज हिज प्लान्स टू स्टे एट मैन सिटी. एंड अगर ये चीज़ होती है तो ये दो प्लेयर्स जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे, अल्वारेज राइट नाउ विल स्टार्ट इन 90% ऑफ द टीम्स. इतना अच्छा वो ऑलरेडी है, तो वाई वुड ही नॉट वांट टू मूव अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, फ्रॉम हालैंड शैडो, जो कि राइटफुली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्टिफाई होती भी नहीं है. एट टाइम्स इट फील्स लाइक कि अल्वारेज शुड बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ हालैंड. बड़े गेम्स में हालैंड ने भी कितना ही परफॉर्म करा, राइट. तो अगर उस चीज़ को अगर उसे अपनी एक अलग लेगेसी बनाने, तो ही हैव टू मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर सिटी. वो हाँ मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है वो, बट करना पड़ेगा. उसके साइड पे एक लक वाली बात की है कि एट जस्ट 24 ही हैज वन लिटरली एवरीथिंग दैट देयर इज टू बी वन इन अ टीम स्पोर्ट. राइट. 6 ट्रिपल जीत चुका है वो, तो सारे पॉसिबल क्लब ट्रॉफीज वो जीत चुका है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2 बार कोपा अमेरिका जीत गया. मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स मर जाते हैं ये सब ट्रॉफी जीतने के लिए. मेसी ने पूरी जिंदगी दे दी अपनी ये सब करने के लिए. राइट. तो ही हैज ऑल द कलेक्टिव ट्रॉफीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी वन. तो सिटी के साथ ये होता है ना कि यू वांट टू बी अराउंड अ विनिंग टीम, जिससे आप टाइटल्स जीतते रहो. वो उसका एक टिक हो चुका है, चेक बॉक्स. नाउ ही कैन फोकस मोर ऑन कि वो अपने इंडिविजुअल ग्लोरी कैसे बिल्ड करे. एंड वही है कि अभी इस एज पे वो बिल्ड करना शुरू कर देगा अपनी इंडिविजुअल ग्लोरी, अपना इंडिविजुअल पाथ. तो बाय द टाइम ही इज 28-29 व्हेन ही इज एक्चुअली इन हिज पीक, तब जाके वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगली जनरेशन का बन सकता है. वरना राइट नाउ ही इज प्लेइंग सेकंड फिडल टू हालैंड, व्हिच ही विल कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, बिकॉज हालैंड को आप सेकंड प्लेयर तो नहीं मानोगे कभी भी. हाँ, एंड आप कितना भी कह लो, द ह्यूज नंबर ऑफ गोल्स दैट हालैंड ब्रिंग्स विद हिम, it is very difficult for any striker to replicate that. तो इट इज़ नॉट इवन फेयर एक्सपेक्टेशन कि आप हालैंड से
इवन एक्सपेक्ट करो कि उतने गोल मारे जस्ट बिकॉज वो दोनों प्लेयर्स कितने डिफरेंट प्रोफाइल्स के हैं. तो जब तक वो हालैंड फिट बैठा है उस टीम के अंदर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अल्वारेस टू क्रैक इनटू दैट टीम. एंड आप कितना भी देख लो, बीच में हमने कितनी बार ये चीज़ देखी भाई, अल्वारेस को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था वो, जब डे ब्रुयने नहीं था. एंड जब डे ब्रुयने आया तो किस बंदे को सैक्रिफाइस करा गया? अल्वारेस को, क्योंकि विंग्स पे वो खेलेगा नहीं. तो जब इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी ओनली यू आर द वन at the end of the day who is going to get sacrificed, you would want to get a place for yourself, a deserved place for yourself. And I think यही से बात आती है कि वो कहाँ जा सकता है. And that is where we have to switch to our next topic, which is Barcelona. Right. I think Barcelona right now is kind of a mess. And कुछ podcast पहले हमने जैसा डिस्कस करा था, right, things have again gone wrong at Barcelona. क्या हुआ ऐसा? जो निको विलियम्स की डील है, अभी तो सिटी को चांटा मारा है एक भाई, ड्रॉ कराया तुम लोगों ने, फिर पेनल्टीज पे. ठीक है. मैं ये बोलूंगा कि जो निको विलियम्स का ड्रामा हुआ है, मतलब भाई बार्सिलोना अगेन भाई देयर आर चांसेस कि वो हो सकता है कि कर ले, बट इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट ट्रांसफर नाउ, इट इज अ बिग स्लैप ऑन देयर फेसेस. क्या हुआ क्या है? क्योंकि मैं बताता हूँ पहली बात क्या, निको विलियम्स का इट इज नाउ मतलब मोर लाइकली देन एवर दैट ही इज गोइंग टू स्टे फॉर अनदर ईयर एथलेटिक बिल्बाओ. एंड उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? उसने अपने भाई नाकी विलियम्स को प्रॉमिस करा था कि यूरोस के बाद मैं 1 और साल तेरे साथ खेलूंगा और उसके बाद ही मूव ऑन करूंगा कहीं पे. दिस क्लियरली मीन्स कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल दे डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद बार्सिलोना. एंड उसके बाद आके लापोर्ता भाई साहब ने मुंह पे आके बोल दिया वी कैन अफोर्ड हिम, जो कि हमने कहा था. हाँ, जो कि हमने कहा था कि चीज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इसने कुछ करा भी नहीं होगा. राइट. एंड ये चीज इस टाइम पे निको विलियम्स के कैंप से खुल के नहीं आई है. हाँ. ये चीज वही है कि रूमर्स के सॉर्ट ऑफ तरीके से आ गई है. तो आप क्लियरली किसी पे निको विलियम्स पे भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते. तो इफ एट ऑल कहीं पे ब्लेम जाएगा, आई वोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ से भी कहीं से तेबास का ब्लेम आ जाए. कि भाई नहीं, तेबास की वजह से हम लोग साइन नहीं कर पा रहे. डेको राइट नाउ इज ट्राइंग टू परसुएड हिम कि ये परफेक्ट टाइम है बार्सिलोना ज्वाइन करने का. वैसे ये बात तो सच है. क्या? एक नया मैनेजर आ रहा है who actually needs a left वो winger. तो मुझे भाई, अगर बार्सिलोना आ रही है तुम्हारे पीछे, if you are playing for Athletic Bilbao, you had an all timer नहीं, चल you had a very good campaign, breakthrough season. हाँ, at Euros. बिल्बाओ में you know कि कितने लोग आपसे इतना डरते हैं जब ये बार्सा अगेंस्ट खेलता है. तो इस विलियम्स ब्रदर्स आर a force to be reckoned with हमेशा. इट कुड नॉट बी अ बेटर टाइम भाई. इस टाइम पे अगर आप आ जाओगे, जो प्रॉब्लम्स है लेफ्ट विंग पे बार्सिलोना के, अगर आप वो सॉल्व कर रहे हो, इतना अच्छा रिलेशनशिप है आपका उनके राइट नाउ जो उनका स्टार है लमीन यमाल, उसके साथ, परफेक्ट टाइम टू जॉइन बार्सिलोना. ऑफ कोर्स वी विल स्पीक अबाउट अल्वारेज आल्सो, बट ये मैं जरूर एक प्रायोरिटी लिस्ट ले डाउन करना चाहता हूँ कि अल्वारेज अगर मान लो हम लोग खरीद सकते भी हैं हाइपोथेटिकली, he should not be in the list above Nico Williams. सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में भी निको विलियम्स ही होगा, because we do need a left winger in the Hansi Flick system. उस पर कोई वो perhaps you could argue कि शायद वो एक DM से भी ज़्यादा important अभी एक लेफ्ट विंगर हो सकता है. अभी फ्लिक का रिपोर्ट्स आई है कि he thinks कि क्रिश्चियनसन जो है वो काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं अंदर DM as a DMF पोजीशन. वही मैं कह रहा हूँ कि you still have at least some imperfect fixes like De Jong, like you know कुछ ना कुछ करके आप निकाल लोगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली में बहुत तगड़े रिप्लेसमेंट्स हैं बुस्केट्स के, बट एक नाम के लिए कोई एक बंदा है जो कि उस पोजीशन पे पेपर फिल इन कर सकता है. लेफ्ट विंग पे कौन है? राइट. कोई भी नहीं है भाई. अंसु फटी खिलाओगे, वो फिर इंजर्ड हो गया भाई वो बंदा. राइट. कैसे टेस्ट कर सकते हो तुम? कैंसिलो खिलाओगे, बाल्टे खिलाओगे, तो यू नीड अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर. इट इज नॉन नेगोशिएबल. तो निको विलियम्स हैज टू बी एट द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट. अगर वो ये हरकतें कर रहा है तो फिर. एंड डेको ने अपेरेंटली चीज बोल दिया है कि अगर तुम अभी नहीं आओगे तो बार्सिलोना विल नॉट कम बैक फॉर यू. वो तो बोलने की बात है. हाँ भाई, मुझे भी लगता है बोलने की बात है. जब आपके इतनी मजबूरियां होती हैं तो आपको कुछ ना कुछ करके आना पड़ता है. तो मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली वॉट वी लेजेट डिस्कस्ड अ फ्यू लाइक 3-4 पॉडकास्ट पहले तुम लोग जाके देख सकते हो भाई, हमने लेजेट ये चीज़ बोली थी भाई कि अगर यहाँ से ये लोग नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ करके इधर उधर ब्लेम डाला जाएगा. एंड द गाय हु शुड बी ब्लेम्ड इज लापोर्ता. क्यों आपने खुल के आगे बोलने की जरूरत क्या थी जब आपका इंडिविजुअल लेवल पे इट इज क्लियर भाई कि इनके आपस में कोई बात ही नहीं हुई थी. मतलब अगर ये रीज़न है उसका अल्टीमेटली कि मैंने पहले ही बोल रखा अपने भाई को कि मुझे
एक और सीजन खेलने उसके बाद, दिस मीन्स कि ये तो बहुत पहले से प्लान्ड है, ऐसा थोड़ी कि अभी अभी प्लान करिए ये चीज़। तो अगर आपका बिल्कुल ही कुछ ही कम्युनिकेशन नहीं था उसके बाद, व्हाट वाज द नीड टू ओपनली कम इन द मार्केट एंड से ऑल दिस? राइट। लापोर्ता भाई मतलब वही है ना कि जो भी उसका सेकंड टेन्योर रहा है, इट हैज़ नॉट बीन दैट गुड भाई एक्चुअली में। मतलब आई नो कि उन लोगों ने प्लेयर्स काफ़ी साइन करे हैं, बट पॉइंट वही है कि क्या एक वो स्टेबिलिटी दिखी है क्लब के अंदर एक्चुअली में। हाँ वाला कह लो, अब ये भी हो सकता है। कुछ तो मैंने ऐसे ब्लंडर्स हैं जो कि आपको देख के लगता है कि भाई इसने तो ओपनली जाके मार्केट में हमारे क्लब की बेइज्जती करवा दी, वैसा टाइप की चीज़ें रही हैं। तो ये प्रॉब्लम है। बट अगेन वाला कह लो, वो भी ब्लंडर, चावी वाला, राइट। मतलब पूरे टाइम उससे भीख मांगी रुक जा, फिर जब वो रेडी हो गया तो नहीं अब तू निकल भाई। आई थिंक पॉइंट यही है। एंड वही बात है कि ये भी कुछ ट्रांसफर से लिंक्ड है। 3-4 ट्रांसफर ऐसे जो कि आपस में अगेन डोमिनो इफेक्ट है। निको विलियम्स अब नहीं आ रहा है, तो नाउ देयर आर रिपोर्ट्स कि बार्सिलोना जो है शायद अब डैनी ओल्मो पे ज़्यादा फोकस करने वाली है। वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे क्यों। एंड मैं अपने दोस्तों से बात करी थी इसके बारे में, कुछ बारसा फैन से, एंड उनका हम पूरा टाइम उनका यही क्वेश्चन था कि भाई हम लोग कितने गधे हैं कि हम लोग डैनी ओल्मो पे बिड भी कर रहे हैं। पेड्री, गुंडोगान, गावी, फर्मीन लोपेज, सब वो अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल खेल सकते हैं। नहीं, सब खेल सकते हैं। एंड प्लस राइट नाउ ऐसा नहीं कि डैनी ओल्मो का क्लब पे बहुत ही तगड़ा सीजन गया था। इट इज जस्ट कि उसका वो यूरो में ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है, फुल क्रेडिट टू हिम, बट वो यूरोस का बहुत ही अच्छा कैंपेन चला गया। एंड नाउ एकदम से बार्सिलोना बिड करने वाली है अपनी प्रायोरिटीज को छोड़ के। नाउ दे आर लुकिंग टू साइन डैनी ओल्मो, जिसके पोजीशन एक्चुअली में यू हैव प्लेंटी ऑफ रिप्लेसमेंट्स वहां पे मिडफील्ड में, अटैकिंग मिडफील्डर स्पेशली द लास्ट थिंग दैट बार्सा नीड्स टू स्वेट ऑन। राइट। एंड जितना पैसा खर्च होने वाला है इसमें, क्योंकि लाइप्जिग जो है वो 60 मिलियन फिक्स्ड ट्रांसफर मांगना चाह रही है, फिक्स्ड ट्रांसफर मनी मांगना चाह रही है। बार्सा का जो फर्स्ट ऑफर है अपेरेंटली वो 40 मिलियन फिक्स्ड है प्लस 20 मिलियन वेरिएबल्स में था। वेरिएबल्स इनको नहीं पता, वेरिएबल्स मीन्स कि आप सेट ऑफ टास्क दे दोगे एंड जैसे जैसे वो अकम्प्लिश करते जाएगा प्लेयर, उसके हिसाब से आप पैसे ट्रांसफर करते जाओगे उनके क्लब को। तो 20 मिलियन वेरिएबल्स में था जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ लाइप्जिग जो है और वो एक ही ट्रांसफर पॉइंट करिए। एंड अगेन भाई बार्सा फैंस विल हैव समथिंग टू स्पीक आउट पीएसजी यहाँ पे, क्योंकि जोआओ नेवेस जो है वो इस टाइम पे 19 साल का है, जो पोर्चुगल में भी खेला था, एंड वो 70 मिलियन की ट्रांसफर फी पे पीएसजी ले रही है उसे फ्रॉम बेनफिका। तो वो उसको ट्रांसफर पे पॉइंट करके कह रहे हैं कि आप उसको देखो 70 मिलियन दे रहे हैं यहाँ पे और तुम लोग हमें पैसा देने को रेडी नहीं हो। तो पीएसजी अगेन भाई यूजुअल मतलब जो पीएसजी करती है, क्रिएट कर रही है, जो यूजुअल काम है पीएसजी का कि कुछ जीतना नहीं रेलेवेंट, बस ट्रांसफर मार्केट को इन्फ्लेट करना, वो पीएसजी कर रही है। बट जो नेक्स्ट ऑफर लाइप्जिग एक्सपेक्ट कर रही है बार्सा से, दैट इज गोइंग टू बी 45 मिलियन फिक्स्ड प्लस 15 मिलियन वेरिएबल्स। ये भी 60 मिलियन से काफ़ी कम है, बट इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा इसकी एक ट्रिक ये है कि इसके जो वेरिएबल्स होंगे वो कंपैरेटिवली ईजियर है टू अचीव। तो विच मीन्स कि मोर और लेस ऑलमोस्ट 60 मिलियन तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा लाइप्जिग को। तो ये जो नेक्स्ट ट्रांसफर, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है। आई थिंक मेरा पॉइंट यही रहेगा इसमें भी कि ये एक ऐसी साइनिंग है जो कि इज नॉट नीडेड एट बार्सिलोना। एंड अगर वो इस लेवल का, क्योंकि 40 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट स्पेशली फॉर बार्सिलोना बाय आउट ऑफ एनी क्लब, अगर वो इस टाइप का पैसा खर्च करिए तो देन भाई जस्ट शोज कि आप क्या प्लानिंग करने। उससे अच्छा है कि इसमें से 10 मिलियन एक्स्ट्रा निको विलियम्स को फेंक के मारो कि भाई एथलेटिक बिलबाओ दे दे। भाई 60 मिलियन, आई थिंक 60 मिलियन या 65 समथिंग मिलियन उसका जूबी मंडी का रिलीज क्लॉज है भाई। तो अगर आपको ले लो भाई, खर्च करना ही है पैसे तो कोई ऐसी जगह पे करो ना जहाँ पे काम भी आने वाली है। निको अगर नहीं आ रहा, हाँ, तो उसके फंड्स और ओल्मो के फंड्स मिला के जूबी मंडी ले लो। राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्वारेस, बिकॉज अगर निको विलियम्स नहीं आ रहा है या फिर अगर आ भी रहा है, देयर आर रूमर्स कि अल्वारेस का रिलीज कॉस्ट पता कितने का है? 15 मिलियन। ऐसे रूमर्स हैं। ओके, ऑफ कोर्स किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है तो नोबडी कैन से दिस फॉर अ गारंटी, बट अगर ये सच है, मैं कह रहा हूँ 15 भी ना हुआ तो 50 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई वो ले लो ना। अल्वारेस तो भाई लेवेंडोस्की का ये लास्ट सीजन है। हाँ। इसके बाद मुझे नहीं लगता खेलने वाला है या फिर खेलना चाहिए। तो अब नेक्स्ट सेंटर फॉरवर्ड कौन होने वाला है? आंसू फाटी तो नहीं होने वाला, जितना इंजरी प्रोन है वो। राइट। विदाउट ओके अभी मैं बात करनी है, वो अपेरेंटली छोड़ सकता है। तो अल्वारेस का इससे बेटर टाइम क्या है और आने का? बाय द टाइम ही इज 25-26 ही कुड बी अ स्टार्टर एट बार्सिलोना। प्लस हमने स्टार्टिंग से ये चीज बोली है जब जो भी उसका ब्रेक थ्रू सीजन था, दैट ही इज टेलर मेड फॉर बार्सिलोना। प्लस द अमाउंट ऑफ वर्क रेट दैट ही ऑफर्स, हांसी फ्लिक के अंडर क्या तगड़ा होगा भाई। राइट। क्यों आप डैनी ओल्मो के पास जा रहे हो?
अल्वारेज लो ना। आई थिंक दिस इज अगेन, क्योंकि वितोर रोकी कभी जब हम लोग आएंगे उस पर, अगर ये चीज़ नहीं होती है फुलफिल एंड ऐसे ही डैनियल मो वाले पोजीशन पे जाते ही ये लोग डैनियल मो लेके आते हैं एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी दैट सक्सेसफुल, या फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है जो वितोर रोकी के साथ हो रही है कि ही इज नॉट गेटिंग मिनट्स। क्योंकि कितना भी कह लो, डैनी ओल्मो का भी एग्जाम्पल ले लो, कितना भी अच्छा उसका कैंपेन रहा, जब तक पेड्री फिट था क्या वो उसके ऊपर स्टार्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था, क्योंकि पेड्री इज मच बेटर देन हिम। कितना भी कह लो, कैसे भी कैंपेन किया, पेड्री इज माइल्स अहेड ऑफ डैनी ओल्मो राइट नाउ इजीली। अब पेड्री बारसा में ही है, पेड्री बारसा में ही है और वो खेलेगा ही खेलेगा। अभी तो गावी भी आना रहता है भाई, गावी भी आना रहता है, राइट। फर्मिन लोपेज से जो पिछले साल करा है, हमारा सेकंड हाईएस्ट स्कोर था शायद। हाँ, किस मुंह से निकालोगे? आई थिंक पॉइंट वही है कि अगर इसको लेके आते हैं एंड ऑल्सो कमिंग टू वितोर रोकी, क्योंकि वितोर रोकी का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है इस टाइम पे। वी नो लास्ट सीजन जो हुआ था एंड उसके एजेंट ने आके खुल के बोला था दैट ही इज़ नॉट हैप्पी कि उसको कितने कम मिनट्स दिए गए। अगेन इट मीन्स कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था नहीं बिटवीन चावी एंड वितोर रोकीज एजेंट, एंड क्लियरली दे वर एक्सपेक्टिंग कि उनको ज़्यादा मिनट्स खिलाए जाएंगे। अभी ये न्यूज़ आई है, अल हिलाल ने एक इनिशियल प्रपोजल दिया था वितोर रोकी को, जो कि उससे रिजेक्ट कर दिया। एंड बारसा जो है वो इस पूरे मतलब दे आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ अल हिलाल्स प्लान टू बिड फर्दर फॉर वितोर रोकी, एंड इट सीम्स लाइक कि बार्सिलोना इज वेरी साइलेंट इन दिस। मतलब दे आर नॉट ओपनली सेइंग कि हम बेचना चाहते हैं, बट दे आर नॉट ऑल्सो डिनाइंग दैट कि हम नहीं बेचना चाहते। इट इज़ नॉट लाइक कि इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई ये बेचेंगे नहीं हम लोग इस प्लेयर को। तो अल हिलाल फर्दर बिड करेगी इस पे, एंड वितोर रोकी के कैंप से ऐसे एक सेंटिमेंट आया कि अगर बार्सिलोना बोले मतलब डिसाइड करते कि बेचना है तो फिर वो चला जाएगा वहाँ से। तो मुझे बस ये लगता है कि इस बंदे के लिए आपने 60-60 मिलियन दिए थे, एंड उस बंदे को आप अभी ऐसे ट्रीट कर रहे हो। एक सीजन हुआ अभी, पहले सीजन में उसका झगड़ा हो गया, उसको हमने पहले अब 6 महीने पहले बुलाया, वरना आना उससे सीजन के एंड में अभी आना चाहिए था उसे। उसको हमने जनवरी में बुला लिया, उसके तो उसे खिलाया नहीं, उससे बात भी नहीं कर रहा था, लड़ाई हो गई उसकी आपस में। फिर अब बेचने की बात हो रही है। तो व्हेन यू ऑलरेडी हैव इतने कम फंड्स होते हैं आपके पास, हाउ कैन यू अफोर्ड टू मेक सच बिग ऑफ अ ब्लंडर? अगर वो जाएगा, कितने में जाएगा तुम्हें क्या लगता है? अगर द ओनली वे बारसा कैन विन फ्रॉम दिस पोजिशन इन दिस डील इज अगर कुछ 100 मिलियन की साइनिंग हो जाए। 100 तो बहुत ज्यादा होने नहीं वाली, क्योंकि वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है, अल हिलाल देगी नहीं इतना पैसा। रियलिस्टिकली क्या लगता है? आई थिंक वैसा ही हो सकता है यार, मतलब मे बी 40-50 मिलियन। 40 तक आ सकता है, मतलब इतना पैसा तो फेंकने को रेडी होंगे ही। हाँ, अगर 40 मिलियन हमें रोकी से मिल रहे हैं एंड डैनी ऑलमोस्ट 60 मिलियन का है, 100 मिलियन तो ये हो गए। तो ये 100 मिलियन हम लोग मिलाकर अल्वारेस पे नहीं लगा सकते? मतलब वही है, लगाने हो तो लगा सकते हैं, बट मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर ये कोई भी 2 पोजीशन फिक्स हो जाए ना इस टाइम पे बार्सिलोना की, मतलब इवन अगर अल्वारेस के लिए मे बी इफ दे हैव टू गो फॉर हिम नेक्स्ट सीजन कुछ ना कुछ करके, ऑल्दो आई स्टिल थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अल्वारेस टू स्टे राइट नाउ एट मैन सिटी। जो भी उसने बोल दिया इसके बाद आई डोंट, मुझे लगता है ये आइडियल टाइम है लेने का। मतलब लेने का तो आइडियल टाइम है, बट आई थिंक इस टाइम पे बारसा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट 2 पोजीशन तो फिक्स कर ले अपनी, या तो डीएम या लेफ्ट विंग कर ले, या फिर लेफ्ट विंग या स्ट्राइकर कर ले, या स्ट्राइकर या डीएम कर ले। मान के चल ही रहा हूँ, नीको के लिए जो फंड्स हैं वो अलग हैं ही। अच्छा, क्या जो डैनी ऑल्मो को जो परस्यू कर रहे हैं वो तो इन एडिशन टू निको विलियम्स कर रहे हैं। वो आइदर और का ऑप्शन थोड़ी है, तो दोनों को साथ में परस्यू कर रहे थे। राइट। अब क्योंकि निको विलियम्स के रूमर्स आ रहे हैं कि वो नहीं आएगा शायद, तो और स्ट्रॉन्ग परस्यूट हो गई ऑल्मो की, लेकिन परस्यूट तो पहले भी थी। तो निको विलियम्स तो चलो है ही एक जगह पे, उसको तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर वितोर रोकी 40 मिलियन में जा सकता है एंड डैनी ऑल्मो के लिए हम लोग 60 मिलियन ऑलरेडी साइड करके चल रहे थे, उन 100 मिलियन में आराम से अल्वारेस आएगा, आराम से, बिना मतलब पैसे बच ही जाएंगे। आई थिंक सिटी रेडी भी होगी बहुत आराम से देने को। हाँ, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यार, तो उसको यूज करो ना। मुझे लगता है कि विद द इफ वी हैव सो मच मनी राइट नाउ कि हम 100 मिलियन खर्च कर सकते हैं, भाई तुम निको विलियम्स और अल्वारेस अगर नहीं लेके आ रहे, इट इज एक्चुअली अ क्राइम राइट। तुम अगले 10 साल तक हमारे फॉरवर्ड लाइन को सेट करने वाले हो, अल्वारेस, यामाल और निको विलियम्स। राइट। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद तुम्हें जो करना है, ऑल यू हैव टू डू इज ट्रीट देम वेल सो दैट दे वांट टू स्टे। मिडफील्ड में तुम्हारे ऑलरेडी गावी, पेड्री जैसे यंगस्टर्स सेटल्ड है, फर्मिन लोपेज।
तो हमें करना क्या है? और मतलब ये चीज़ एक्चुअली में कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वी टॉक अबाउट मड्रिड एंड हाउ उनकी मिडफील्ड और अटैक ये दोनों अगले 10 साल तक सॉर्टेड है, क्योंकि इतने यंग प्लेयर्स हैं. लेजेंड द सेम थिंग कैन हैपन विद बार्सिलोना एज वेल. एंड क्लियरली जो भी नैरेटिव है वो एकदम से चेंज हो सकता है अराउंड द होल टीम. बिल्कुल. अगर ये चीज़ कर लेते हैं ये लोग, जो कि मतलब अगेन आई थिंक नहीं होगा अल्टीमेटली, बट क्योंकि आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली क्यों नहीं होगा. मतलब मैथमेटिकली इट मेक्स सेंस बना नहीं था कि क्यों नहीं होगा, अगर आप ऑल्मो के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते हो तो. बट वही अगर इज इट नॉट, पता है अगर सुनने में इतना आसान लग रहा है, ये लोग कर क्यों नहीं रहे भाई? इफ दे आर नॉट डूइंग इट, तो वही है कि मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. मैं तो ये पॉइंट भी नहीं है कि चलो अल्वारेज अगर नहीं आ पा रहा तो चलो नहीं आ पा रहा, बट जेन्युइनली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग डैनी ओल्मो, देन अगर अल्वारेज नहीं आ रहा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेलिंग विथोर रोकी? क्यों आपने लिया था उसको? फिर लेवेंडोस्की का बैकअप कौन है? मार्क ह्यू भी नहीं है. मार्क ह्यू भी आपने वो उसको चेल्सी को दे दिया. तो मतलब इस टाइम पे कौन एग्जैक्टली कैसे प्लान करने वाले हैं लोग, कौन कहाँ पे खेलने वाला है? वितोर रोकी का तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी अभी आपने लिया तो उसको आप उसके 20 मिलियन के लॉस पे बेच रहे हो. 20 मिलियन आपके गए फिर. तो क्या एग्जैक्टली सेंस बना? क्या आप सोचते थे किस ट्रांसफर को लेते हो? आप क्या सोचते हो जो हम लोग बातों में देखते थे कि ये लोग कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी को भी ले आ रहे, फिर वो फ्लॉप निकल अल्टीमेटली. ये तो आपने एग्जैक्टली वही चीज़ कर दी. आपने बेटर क्या करा इस चीज़ को? एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि चलो फ्लॉप साइनिंग डिक्लेयर हो गई. वितोर रोकी को तो चांस ही नहीं मिला कि फ्लॉप डिक्लेयर हो. अभी तो चांस ही नहीं मिला उसे. तब की चांस मिले, फिर वो गंदा परफॉर्म करे, फिर फैंस की फ्रस्ट्रेशन बढ़े उसके साथ, फिर उसको बेचने की बात हो. अभी तो चांस ही नहीं मिला उसे. तो अब उसको किस बेसिस पे इस टाइम पे बेचने की बात कर रहे हो? इसलिए मुझे लगता है कि भाई दे आर काइंड ऑफ इन अ मेस राइट नाउ. या तो प्लानिंग कुछ क्लियर नहीं है, विच इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आई थॉट कि हांसी फ्लिक क्या आती है एवरीथिंग विल बी बैंग ऑन क्लियर. सबको पता होगा कौन क्या क्या करने वाला है. इट इज जस्ट दैट दिस होल फाइनेंशियल मेस, लापोर्ता क्या चाहता है, मैनेजर क्या चाहता है, क्या वो सेम पेज पे हैं, क्या वो एग्जैक्ट सेम साइनिंग्स लाना चाहते हैं, क्या वो अल्टीमेटली फ्रूटफुल होगा नहीं होगा? राइट नाउ इट डज नॉट सीम लाइक इट. आई थिंक अल्वारेज एंड निको विलियम्स जैसी साइनिंग्स शुड बी मेड रिगार्डलेस ऑफ द मैनेजर. हाँ, ट्रू टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक किसी मैनेजर को प्रॉब्लम भी नहीं होगी. तुम क्या सोच रहे हो इसमें? आई थिंक बार्सिलोना, टू सम अप, इज एट द cusp ऑफ आइदर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर मार्केट परफॉर्मेंसेस दिस सीजन amongst all the clubs, या फिर one of the worst. Clearly there is no in between. क्योंकि वो रियल मैड्रिड ने तो ओपनली बोल दिया कि हमारे और कोई साइनिंग्स नहीं होंगी, ना हम किसी को भेजेंगे ना लेंगे. अब अच्छा, खत्म हो गया. एंसेलोटी ने खुल के आके बोल दिया. तो मतलब अब तो हाँ, if you get Alvarez and Nico Williams in this transfer signing, भाई it is going to be one of the best transfer market performances this season. Right. And अगर तुम दोनों को छोड़ के सिर्फ डैनी ओल्मो लेके आते हो तो it is going to be one of the worst performances. Right. I don't think there is an in between. मुझे तो नहीं लग रहा कि ना ओल्मो और निको विलियम्स साथ में आने का तो सेंस मुझे नहीं लगता. इससे अच्छा अल्वारेज के पीछे जाओ. राइट. तो लेट्स सी क्या होता है. ऑन दैट नोट, लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट. होप यू ऑल एंजॉयड इट. पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जो देखना चाहिए वो मोहन दिखाएगा. वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा.